एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा एमसी उसके साथ शर्त लगाकर उसके पास अटैक करने के लिए भागने लगता है। तभी लड़की उसे देखती तो उससे कहने लगती कि तुम एक नंबर के ठरकी हो, तो अपने स्ट्रेंथ को संभाल कर यूज करना, क्योंकि मुझे पता है मेरे सीनियर ब्रदर की जो स्ट्रेंथ है वो तुमसे बहुत ज्यादा तेज है और ना बहुत ज्यादा है। तो जो काउंटर अटैक है उससे थोड़ा संभल कर रहना, उससे तुम्हें इंटरनल इंजरीज भी हो सकती है। लेकिन हमारे एमसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अटैक करते हुए बोलने लगता है जी घंटा फर्क पड़ता है मुझे। और जब वो इतनी ज्यादा पावर को इकट्ठा करने में लगा हुआ था तो ये मन में सोचते हुए कहने लगता है कि कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन होने में लगी है उसके हाथों में। और जब हमारा एमसी से पंच मारता है तो बहुत ज्यादा एयर वेव जनरेट होने लगती है और जैसे ही वो अटैक डॉज करने की कोशिश करता है तो पीछे की तरफ से बहुत ज्यादा भयानक विंड्स निकलती है, जिसको देखने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन हमारी सीनियर सिस्टर बिना किसी परेशानी के वहीं बैठकर देखने लगती है। हमारा एमसी उसको अटैक करने के बाद उससे क्या लगता है कि वाह तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम मेरे अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब रहे। तभी ये बंदा मन में सोचते हुए क्या लगता है कि इस वक्त इस बंदे की पावर इतनी ज्यादा है कि इसने एक्चुअली में वो तलिस्मान को एक्टिवेट कर दिया जिसको मेरे फादर के द्वारा मुझे दिया गया था, जो कि 5 फुल स्ट्रेंथ है गोल्डन कोर कल्टीवेटर के अटैक को भी रोक सकता है बिना किसी परेशानी के। जो अटैक अब इसने किया था वो गोल्डन कोर लेवल का है, इम्पॉसिबल। तभी सिस्टम भी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने इस तरह की टेक्निक कब सीख ली होस्ट। तभी एमसी कहने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सीखा। सिस्टम बोलता है तो आखिरकार तुमने जो मेडिसन किंग फिस्ट है तो ये क्या था अभी तुमने जो अटैक किया था। तो एमसी भी कंफ्यूज होता है, उससे क्या लगता है कि मैंने बस ऐसे ही फालतू को नाम उल्टा सीधा बोल दिया था और कुछ भी नहीं, और फुल नॉर्मल पंच था मेरा और कुछ भी नहीं। तभी सीनियर सिस्टर पीछे से खाते हुए बोलने लगती है कि ये वागदेव तुम मेरा याद रखना एक बात को कि तुम यहाँ पर मैजिक वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पर तालिस्मान का इस्तेमाल कर रहे हो अपने आप को बचाने के लिए। तभी ये बंदा मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये एक ऑटोमेटिक सेल्फ एक्टिवेटेड लाइफ सेविंग तालिस्मान है। और सीनियर सिस्टर से कहने लगता है कि फेलो डाइस्ट, तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम आखिरकार जो फाउंडेशन स्टेबलिश का बंदा है उससे तुम निपट पाओगे। तो सीधी सी बात है कि मुझे तो केयरफुल रहना ही होगा तुम्हारे अटैक से। मैं तुम्हारे साथ सीधे सीधे हॉनेस्ट रहने वाला हूँ फेलोडाइस। ये तालिस्मान है वो 5 फुल स्ट्रेंथ के अटैक्स को रोक सकता है लेट गोल्डर कल्टीवेटर तक के। तो आखिरकार कैसा रहा कि तुम मेरे साथ मेरे सेक्टर में वापस चलो अभी के अभी। मुझे पता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ जो फेलो डॉयस्ट है हम तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते अगर हम एग्रीमेंट को तोड़ते हैं तो। तभी हमसे उससे क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पर रिट्रीट टू एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा प्रीवियस अटैक था वो सिर्फ और सिर्फ गोल्डन कोर लेवल का था। लेकिन ये काफी है कि मैं एक नंबर का टर्की नहीं हूँ प्रूव करने के लिए। लेकिन ये बंदा तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है और उससे क्या लगता है कि जो हमारी शर्त लगी थी उसके अनुसार तुम्हें 3 मूव्स मेरे ऊपर करने होंगे और 3 मूव्स के अंदर अंदर तुम मुझे चोट पहुंचाओगे और इसी बात से तुम्हारी इनोसेंस प्रूव होगी। ये बात सुनने के बाद सीनियर सिस्टर गुस्सा आ जाती है और कहने लगता है कि वांगदेंग तुम कुछ ज्यादा ही करने में लगी हो। तभी ये वांगदेंग उससे क्या लगता है कि जूनियर सिस्टर लियो आखिरकार तुमने अभी ये क्यों कहा, मैं तो बस रूल्स को फॉलो करने में लगा। तभी एमसी क्या लगता है कि सीनियर सिस्टर खैर भूल जाए इसके बारे में, अब जबकि सिचुएशन यहाँ पर इस तरह की हो चुकी है तो मैं कंटिन्यू करूंगा। और ये बात सुनने के बाद इस बंदे की काफी तो फट जाती है और वो हमारे एमसी से कहने लगता है कि पहले डॉइस्ट तुमने ऑलरेडी सारे के सारे मूव्स तो तुमने इस्तेमाल कर लिए है ना, क्योंकि जो सिर्फ और सिर्फ गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स वो पीक पावर तुम्हारे साथ निकली और मेरी शील्ड को तोड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं है। आखिरकार तुम्हारे पास कितने ज्यादा अटेम्प्ट बटे हुए हैं, तुम्हें तो छोड़ देना चाहिए, तुम इसे तोड़ने में नाकामयाब रहोगे। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि सीनियर ब्रदर आखिरकार तुम ऐसा क्यों कहने में लगे हुए हो, हमारा जो एग्रीमेंट था वो वाकई में ये था तो हम उसे फॉलो तो करेंगे ना रूल्स के हिसाब से, वो भी आपके रूल्स के हिसाब से। और आपने खुद वादा किया था मुझसे कि 3 मूव्स मिलेंगे और मैंने तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव इस्तेमाल किया है अभी। ये बात सुनकर इस बंदे को गुस्सा आने लगती है तो क्या लगता है उससे हाँ ये बात तो सच है, चलो ऐसी बात है तो एग्रीमेंट को फुलफिल कर लेते। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि तुम मुझसे कहने में लगी हुई हो, मेरे शब्द ही मुझसे इस्तेमाल करने में लगे हो। वहां बेटे तुम बस इंतजार करो, एक बार मैं तुम्हें अपने डिसिप्लिनरी हॉर्न में ले जाऊं फिर मैं तुझे बताता हूँ कि आखिरकार इस वर्ल्ड में पैदा होने का नतीजा क्या होता है। तभी हमारा एमसी वापस से अटैक करने के लिए रेडी होता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें फिर से तैयार कर लेना चाहिए, अब ये मेरा सेकंड मूव आ रहा है तुम्हारी तरफ। ये बात सुनकर वो बंदा भाग देगा, उससे मन में सोचते हो क्या लगता है कि तुम बिच कहेंगे तुम सेम मूव एग्जैक्ट मूव का इस्तेमाल करने वाले हो। तो मैं वाकई में ऐसा लगता है कि जो मेरे प्रीसियस तलिस्मान है तुम उसे इतनी आसानी से तबाह कर सकते हो, तुम जानबूझकर इसके यूजेस को तबाह करने में लगे हुए हो, तुम मेरी बेइज्जती करना चाहते हो, सही कहा ना। तभी हमारा एमसी 10 फोल्ड मेडिसिन किंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है उसी पंच का, लेकिन उसकी पावर 10 गुना बढ़ा देता है। ये बात देखने के बाद वागने की फट जाती है, उसके पसीने छूट जाते हैं और तभी वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होने लगता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि हमारे सीनियर सिस्टर को अपनी फुल स्ट्रेंथ की शील्ड को जनरेट करना पड़ता है। और सारा का सारा पावरफुल अटैक झेलने के बाद सीनियर सिस्टर मन में सोचते हुए क्या लगता है कि एक्चुअली में इसकी पावर इतनी ज्यादा है, हमारी किस्मत वाकई में अच्छी रहेगी। पूरी की पूरी जो केव है वो इविल कल्टीवेटर के द्वारा उसके एरे के द्वारा स्ट्रेंथ कर दी गई थी, वरना अब तक तो हमें यहाँ पर जिंदा ही घर दिया गया होता। तभी हमारा एमसी इस तरीके से एक्टिंग करने लगता है जैसे कि वो काफी तक थक चुका और इस बंदे की इतनी फट चुकी होती है कि इसके पसीने छूट गए होते घबराहट कर। और हमारे एमसी ने बिना किसी परेशानी के उस पंच के साथ उसकी शील्ड में अपना हाथ घुसेड़ दिया होता है और उसका हाथ बस थोड़ा सा रह गया होता, थोड़ा सा। और एमसी कहता है सिर्फ और सिर्फ मैंने 10 टाइम्स को पावर का इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा कम पावर थी और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी मुझे। और उसकी शील्ड पूरी तरीके से टूट कर चूर चूर हो जाती है
जब ये लड़की इसे देखती है तो काफी शौक होते हैं, क्या लगती है वो अटैक, ये अटैक तो गोल्डन कोर कल्टीवेटर के पीक पावर पर था, ये इम्पॉसिबल है। और इसको देखने के बाद वांग में भी काफी शौक होता है और मन में सोचता है क्या लगता है कि ये सिर्फ कह ही नहीं रहा था बल्कि मैं इसने सच में करके दिखाया, इसका अटैक वाकई में पावरफुल है। तभी सिस्टम फिर से उससे पूछने लगता है क्या तुम इसे फिर से कर सकती हो, जो सिस्टम है तुम्हें एग्जैक्ट कैलकुलेट करके दिखाएगा पावर फोर्स को। तभी एमसी क्या लगता है कि ये काफी ज्यादा बोरिंग होगा, मेरे लिए खुद से इसका पता लगाना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। तो एमसी उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं फाइनल मूव को करने के लिए तैयार। अब इस बंदे की इतनी फट चुकी है पावरफुल अटैक देखने के बाद कि वो झेलना नहीं चाहता दूसरा अटैक और उसे तुरंत रोकने लगता है। तभी हमारा एमसी उससे क्या लगता है क्या, लेकिन मेरी जो इनोसेंट है इतना काफी नहीं होगा प्रूव करने के लिए, तुमने कहा था ना कि मुझे तुम्हें चोट पहुंचानी होगी। तभी हमारा एम जब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो वो उसके पैर कपाने लगते हैं और क्या लगता है कि सिर्फ एक और चलो हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। और जब इस तरीके से ये भागने को उसे देखता है तो वो सोचने लगता है मन में, आहा मजा आ गया, अब इसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं बची हुई है, अब ये ऑलमोस्ट ये बंदा है वो ट्रिक कर दिया था मुझे इसने। और इस बंदे का पुपट बनाने के लिए हमारा एमसी की एक्टिंग तो बड़ी आती है और वो बंदा मान भी जाता है। और क्या लगता है अब जबकि तुमने कहा था कि हम बैट को फुलफिल करने वाले हैं तो आखिरकार हम इसे आधी के आधे छोड़ सकते हैं, चलो पूरा करते हैं। ये बात देखकर एमसी भी काफी सरप्राइज होता है, वाह ये तो फंस गया। और वो वांगडंग से क्या लगता है कि ये डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए। और ये वांगडंग मन में सोचते हुए क्या लगता है जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, ये बंदा एक नंबर का बेवकूफ है, इसने सारे के सारे स्ट्रेंथ को पहले यूज कर लिया सेकंड अटैक में और ये बस यहाँ पर एक्टिंग करने में लगा देते समय इसने किसी तरह की कोई भी फॉरवर्डन टेक्निक इस्तेमाल कर रखी होगी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए। और जो उसने फिस्ट दिया था वो बस ऐसे ही नाम दे दिया उसको, लेकिन ये एक्चुअली में मेरी शील्ड को ब्रेक करने में कामयाब रहा, मानना तो पड़ेगा इसको। लेकिन अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो तुम मेरे जाल में फंस चुके हो अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर। और एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जो 10 टाइम स्ट्रेंथ थी वो काफी नहीं होगी इसकी सिर्फ और सिर्फ इसकी शील्ड को तोड़ने के लिए, क्या मैं और भी तो स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता हूँ तो ये मर जाएगा क्या, चलो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करते। तभी वागरंग मन में सोचते हुए क्या लगता है कि वाकई में फेक मूव का इस्तेमाल करना चाहता है और उसके बाद टेलीपोर्टेशन तालिस्मान का इस्तेमाल कर लेगा भागने के लिए यहाँ से, ये यूजलेस है। और ये बेवकूफ जहाँ पर ध्यान नहीं देता उतने में हमारा एमसी एक जोरदार पंच मारता है, उसका पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो बिना किसी परेशानी के एक झटके में शील्ड को तोड़ने के बाद वो उस बंदे के वागरंग के मुंह के पास उसका पंच पहुंचता है और सीधे जाकर उसके चेहरे पर उसका पंच लगता है, जिससे कि वो बंदा दूर जाकर उस गुफा से बाहर निकल कर गिरता है और वो लड़की उसको बचाने के लिए भागने लगती है। सिस्टम उसे नोटिफिकेशन दे लगता है कि तुम्हें 102 पॉइंट मिल चुके हैं। तभी सीनियर सिस्टर उसकी तरफ आती है, उससे क्या लगती है कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया। तभी एम से उससे क्या लगता है कि मैंने बस उसके चेहरा तोड़ा है और कुछ नहीं, और मैं अपने उस अटैक को जब उसके नजदीक पहुंचने वाला था तभी मैंने अपने अटैक को रफ्तार को स्लो कर दिया था उसकी शील्ड तोड़ने के बाद। तभी वो लड़की पिल्स लगाकर अपने सीनियर ब्रदर को सही करने के लिए देने लगती है पिल्स, और उससे क्या लगती है सीनियर ब्रदर जरा 1 मिनट रखो, मैं अभी अपने आपको पिल्स प्रोवाइड करवाती हूँ। तभी एमसी उसकी तरफ आता है, उससे क्या लगता है कि वाह मानना तो पड़ेगा ये बंदा काफी दूर जगह गिरा है। और इस लड़की फट जाती है और उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हुई हो, यहाँ पर बकवास करना बंद करो। लेकिन हमारा एमसी उसके काफी ज्यादा डेविल जैसे स्माइल मारते हैं, उससे क्या लगता है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं इसने जो शर्त लगाई थी मैं तो बस उसे फुलफिल करने के लिए आया। दूसरी तरफ जो जूनियर सिस्टर है हमारे सीनियर सिस्टर की, वो भी उसी तरफ बढ़ रही होती है और इधर उधर देखते हुए कह रही होती है कि आखिरकार ये लोग गए तो गए कहाँ पर। जो सीनियर सिस्टर है और वो लिटिल एल के भी वो इसी तरफ तो उड़कर आए थे लेकिन कहाँ गए, हमारे एमसी की बात चल रही थी। तभी वहां पर जैसे ही अपने सामने आकर देखती है तो दो लोग आ रहे होते हैं, एक कपड़े नहीं पहने होते एक बंदा, जिसको देखकर उसे गलत फहमी हो जाती है और वो वहां से भाग जाती है। और क्या लगता है कि तुम कंटिन्यू कर सकते हो जंगल में मंगल कर रहे हैं, ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और क्या लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें उस बंदे के पूरे कपड़े दिखाए जाते। तभी सीनियर सिस्टर एमसी से पूछने लगती है कि तुमने जानबूझकर वाग देंग के सवाल के लिए चैलेंज किया था ताकि तुम इससे कपड़े चुरा सको। तो एमसी उससे क्या लगता है कि इसको तक ऐसा लगता है कि भले ही वो पीस मेकर हो, शांति करना चाहता हो हम दोनों के बीच में, लेकिन एक्चुअली में सारा का सारा जितना भी जो जपेला हुआ था वो इसी बंदे के कारण हुआ था। और जो गर्ल थी वो तो बस उसको टूल की तरह इस्तेमाल करने में लगा हुआ था, मैंने उसको थोड़ा बहुत चेक भी किया था और ये पैनिक भी हो गई थी उस समय पर। ये सीनियर सिस्टर क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो वांग दंग है वो तुम पर क्रश है उसका। ये बात सुनने के बाद वो उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम क्या बात करने में लगी हुई हो, ये बंदा ऑलरेडी वांग जेंग साइड के मास्टर की डॉटर के साथ एंगेज हो चुका है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि मैं नहीं मानता कि ये इंटेंशनली मेरे लिए चीजें डिफिकल्ट नहीं बना रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ जेलसी के लिए। यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज है क्या जो कि कुछ ऐसा कर सकता है, कुछ कुछ तो रीजन होगा, सोचो सोचो, या फिर कोई इसकी बैकिंग है इसके सेट के पीछे। तो सीनियर सिस्टर उससे क्या लगता है कि इसके जो फादर थे वो सेट के कारण मारे गए थे, उसका जो ग्रांड फादर है वो ग्रांड एल्डर है लॉ एनफोर्समेंट हॉल में। ये बात सुनकर एमसी का लगता है कि मानना पड़ेगा ये तो मर्डरी ऑर्फन और सेकंड जनरेशन का ऑफिशियल भी। फिर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिरकार ये बंदा मुझे प्रोवोक क्यों करना चाहता। अगर उसे पता होता कि मैं एक कॉप्स और वो मुझे कैप्चर करना चाहता है वो भी रिसर्च के लिए, तो इसने अभी तक हायरस को इसके बारे में सेक्ट में रिपोर्ट कर दिया होता और उसने ये भी कह दिया होता कि तुम बस मेरे मैजिक के द्वारा तुम्हें बेविस्ट कर रखा है और कंट्रोल किया जा रहा है और मैं एक इविल कॉप्स हूँ
और उसके बाद तुम्हारा जो मास्टर जो भी है वो डायरेक्टली मुझे अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर आ जाते और उसे अपने हाथों को गंदा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो पर्सनली मुझसे निपटने के लिए आया था और उसका जो सी ग्रेड का प्ले था वो रिवील करने का था कि मैं एक कॉप्स डिसिपल हूँ या फिर कॉप्स रिफाइनर हूँ और उस मेरी आइडेंटिटी के बारे में। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि मैं उसे इतना तो पता ही पता है, लेकिन उसके जो अल्टरनेट मोटिव है वो कुछ और ही। ये बात सुनने के बाद सीनियर सिस्टर उससे क्या लगता है कि उस बंदे की आंखें तुम्हारे ऊपर है। ये बात सुनकर एमसीयू से क्या लगता है सीनियर सिस्टर इस तरह की बकवास करना बंद करो, ये पूरी तरह से रिडिकुलस है। तभी एमसीयू से रिंग दिखाता है उसकी और उससे क्या लगता है कि मैं जहाँ तक सोचने में लगा हुआ हूँ मुझे लगता है मैं सिर्फ यही एक चीज सोच सकता हूँ मेरे दिमाग में। तभी उसके दिमाग में जैसी सीनियर सिस्टर उस रिंग को देखती है तो वो सरप्राइज हो जाते हैं और उससे क्या लगती है ये स्टोरेज रिंग तो इविल उस बंदे ने। यहाँ पर एमसी सीनियर सिस्टर को बताया लगता है कि उस इविल कल्टिवेटर के पास ऐसी 2 रिंग्स थी, लेकिन उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिंग बची हुई उस सीन, और जो दूसरी रिंग है वो मेरे पास, यानी कि उस कॉप्स के पास जिसने अपने सेंसेस को वापस से रिगेन हासिल कर लिया था और वो डिसअपेयर हो चुकी थी। ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर उससे पूछने लगती लेकिन आखिरकार तुम्हें उस इस बारे में आई मीन वांग डैंग को इसके बारे में कैसे पता। ज्यादातर लोगों को जो सिर्फ और इस इतना पता है कि सिर्फ और ज्यादातर लोग एक ही स्टोरेज रिंग को कैरी कर रखते हैं और जो सेक्ट मास्टर है और बाकी के जो एल्डर्स हैं उन्होंने कभी भी इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। तो एमसी क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो वांग डेंग है और जो इविल कल्टिवेटर है वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं और वो ये बंदा जानता है कि इस बंदे के पास 2 स्टोरेज रिंग थी। ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर काफी सरप्राइज होते क्या लगती है कि इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉसिबिलिटी को तुमने स्टार्टिंग से सोच कर रखा हुआ था और तुमने जानबूझकर उसे डुएल के लिए प्रोवोक किया, गुस्सा दिलाया और फिर उसके बाद तुमने उसके सारे के सारे कपड़े उतार दिए जैसे कि तुम उसे ह्यूमिलेट करने में लगे हो। लेकिन तुम्हारा जो टारगेट था वो ये था कि तुम एविडेंस इकट्ठा करो जिससे कि पता चले कि वो इविल कल्टिवेटर से कनेक्टिंग है उसका। और इतना कहते ही हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि अमेजिंग सीनियर सिस्टर, मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से इसके बारे में गैस कर लोगी। तभी हमारा सीनियर सिस्टर उससे क्या लगती है मन में सोचते हुए वाओ अमेजिंग तो तुम ब्रो। तभी सीनियर सिस्टर कपड़ों की तरफ देखते हुए उससे कहने लगती है कि तुमने ऑलरेडी इसके सारे आइटम्स को चेक कर लिया है, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। तो एमसी उससे क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं है, ये बस स्प्लिट स्टोन है और कुछ पिल्स है और मैजिक ट्रेजर है इसके पास, लेकिन इसके अलावा भी ये स्लिप इसके हाथों पर मौजूद। इसको देखकर सीनियर सिस्टर उससे क्या लगती है कि जेड स्लिप आखिरकार इसके अंदर क्या है। तो हमसे क्या लगता है सीनियर सिस्टर तुम्हें मुझे लगता है कि तुम्हें खुद देखना चाहिए। और जैसे ही वो उसे स्कैन करने लगती है अपनी मैजिक एनर्जी से तो काफी सरप्राइज हो जाती है, जहाँ पर पता चलता है और कहने लगती है ये तो मेरे सेट के जो आउटर डिसिपल्स है उनका नाम वगैरह है और उनके बैकग्राउंड के बारे में उनके सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स है। आखिरकार जो वांग डेंग है उसके पास ये सब क्या कर रहा है। तो हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि सीनियर सिस्टर हमारा जो सेक्ट है उसके जो मिसिंग डिसिपल्स थे आउटर सेट के, मैंने सही कहा। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाती है। तो एमसी उससे पूछने लगता है कि सीनियर सिस्टर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारा सेक्ट है जो मिसिंग डिसिपल है जितने भी गायब होते उन्हें प्रॉपर अटेंशन मिली थी या फिर नहीं मिली थी जो कि वो लोग डिजर्व करते हैं। ये बात सुनकर सिस्टर उससे क्या लगती है कि नहीं अभी तक तो ऐसा नहीं, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक मैंने रिसेंटली आउटर डिसिपल के मिसिंग केस के बारे में मुझे पता चला था और मैंने उस पर ध्यान देना चालू कर दिया था। फिर मैंने पूरे के पूरे एनफोर्समेंट हॉल के रिकॉर्ड को 4 सालों तक के पूरे सर्च मार दिए थे और 4 साल के अंदर काफी पता चला कि वहाँ पर कई सारी रिपोर्टेड थी एनफोर्समेंट हॉल में, यहाँ पर कई सारे आउटर डिसिपल गायब होने में लगे हुए थे और एनफोर्समेंट हॉल में ये कहा था कि वे सभी के सभी इन्वेस्टिगेट करने में लगे हुए इसके बारे में। लेकिन 4 सालों बस ऐसे ही टाइम पास करने में लगे हुए और हमारे सेक्ट ने भी कभी भी इसके बारे में नोटिस बोर्ड नहीं किया डिसिपल्स। ये बात सुनकर एमसी से क्या लगता है कि इसका जो वांग डेंग है इसका मतलब ये हुआ एनफोर्समेंट होल्डर का एल्डर का ग्रैंडसन हो निकला। ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर से क्या लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो एनफोर्समेंट हॉल के जो एल्डर है और जो इविल कल्टिवेटर है वो दोनों के दोनों एक साथ मिलकर काम करने में लगे हुए हैं ताकि वो फेलो डिसिपल्स को मार सके। ये बात सुनने के बाद एमसी क्या लगता है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एनफोर्समेंट हॉल का ही बंदे ना हो। अगर उस इविल कल्टिवेटर ने पूरे के पूरे सेट को नेसेंट सोल के केव के रिवॉर्ड्स को उनके साथ शेयर करना है और प्राइस के तौर पर बस सोल प्रोवाइड करवानी लो लेवल कल्टिवेटर की। एमसी उससे पूछता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि इस टेम्पटेशन को लेकर तुम्हारे हायर अप्स रेजिस्ट कर सकते हैं और वर्बल प्रॉमिस मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला। मुझे इविल कल्टिवेटर उसने कुछ ना कुछ तो बेनिफिट दिए होंगे कोऑपरेट करने के लिए तुम्हारे साथ। क्या तुम मुझे बता सकती है कि तुम्हारे आसपास कुछ सालों में कोई ऐसा सेट का हायर अप है जिसको स्ट्रेंज एनकाउंटर हुआ हो पास्ट कुछ सालों में और कुछ अजीब सा ट्रेजर या फिर सडन अचानक से उसकी कल्टीवेशन लेवल बढ़ चुकी है। तभी वो बताने लगता है कि एनफोर्समेंट होल्ड के हॉल के एल्डर जरूर ऐसा हुआ था। देखा जाए तो वो ओरिजिनली मेडिको टैलेंट था उसका, लेकिन ऑनली सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेयर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट था 4 साल पहले, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 साल लगे थे इसके परफेक्शन तक पहुंचने के लिए। इसको ये बात सुनने के बाद एमसी सरप्राइज होती है, उससे क्या लगता है कि तुम्हारे सेट के जो वाटर है वो वाकई में बहुत डीप है सीनियर सिस्टर, आखिरकार तुम उस सेट को छोड़कर क्यों नहीं चलती हो। तो वो बताते हैं उससे क्या लगता है कि नहीं मेरे जो मास्टर है उसने मेरी जिंदगी बचाई थी और ये मेरा ऑब्लिगेशन बनता है कि इसके सीनियर सिस्टर होने के नाते कि मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट करूं सच्चाई के बारे में और जो लोग मारे जा चुके हैं मेरे जूनियर डिसिपल को उनका एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है अब जबकि तुम लीव नहीं करना चाहती हो सेट को तो मैं ही ज्वाइन कर लेता हूँ।
ये बात सुनकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें तो सिली होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो वांग देंगे अभी भी वो इविल कल्टीवेटर के जो रिंग है जो कि तुम्हारे पास मौजूद है उसके पीछे पड़ा हुआ है और तुम इस तरीके से सेट को ज्वाइन कर लोगे तो सीधी सी बात है कि तुम एक बकरी को शेर के मुंह में डालने में लगे हुए हो। तभी एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैं भी नहीं चाहता ऐसा क्या ही करूं। पर तभी सीन जाता है आधा घंटे पहले का, जहां पर हमारा एमसी एक सर्टन लगाकर उसके कपड़े उतारने के लिए रेडी होता है और उनसे मना कर देता है और तभी सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है जिसको देखकर एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज सरप्राइज होता है। यहाँ पर हमारा सिस्टम उसे एक मेन मिशन देता है बगवाल। इसमें लिखा होता है कि तुम्हें इस सेट को ज्वाइन करना होगा और इसके डिसिपल बनना होगा कुछ सेट और मिशन सक्सेस पर तुम्हें 800 फीट पॉइंट्स मिलने वाले और अगर मिशन फेलियर होता है तो पेनल्टी के तौर पर तुम अपनी आंखें खोदोगे 3 दिनों के लिए। आई मीन ड्यूरेशन 3 दिन की है। ये बात सुनकर एमसी गुस्सा आ जाते हैं, उससे क्या लगता है ये तो बकवास करने में लगा हुआ है। पर्सनल मैं तो बस सेक्ट के सीनियर ब्रदर को पीट दिया था और तुम चाहती हो कि उसे पीटने के बाद उसी के सेक्ट में ज्वाइन करूं मैं। और फाइनली मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत माफी के तौर पर ज्वाइन करने के लिए मैंने उसके बस पेड्स में छोड़ दिया था उसको। तभी सिस्टम उससे क्या लगता है कि मुझे ही लगता है कि इससे कोई अमेंड बनती है। तो सीनियर सिटीजन उससे कहने लगती है कि तुमने जो भी सुना है जो मैं तुमसे कहने में लगी हुई हूँ, अगर तुम वाकई में वांगदेन को अपनी मुसीबत नहीं समझते हो तो कुंगियन सेक्ट को ज्वाइन करने के बारे में भूल जाओ। पता है मुझे कुंगियन सेक्ट है वो क्रिस्टल सेक्ट है, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी एक बार रिवील होने के बाद सभी के सभी लोग कल्टीवेटर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और तुम्हें डेफिनेटली मार दिया जाएगा। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि सीनियर सिस्टर तुम्हें इसको लेकर मेरे पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मैंने अपना डिसीजन बना लिया है और काफी इधर सोच समझ कर किया है मैंने ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर को काफी शौक लगता है। तभी अचानक से उसकी पॉकेट में से अचानक से कुछ बजे लगता है। यहाँ पर मैसेज लिखा आता है कि तुम सेक्ट में क्विकली वापस लौट कर आना है, जिसको देखकर वो उससे बोलने लगता है कि मास्टर ने मुझे जल्द से जल्द वापस बुलाया क्योंकि जो वांगदेन का मैटर है उसके कारण। ये बात सुनकर एमसी भी एग्री होता है, उससे क्या लगता है कि ये तो काफी अच्छा हो, मैं तुम्हारे साथ चलता। लेकिन तभी सीनियर सिस्टर पीछे से हमारे एमसी गर्दन पर जोड़ते अटैक करती है ताकि उसे बेहोश कर सके और हमारा एमसी वहीं पर गिर जाता। गिरने के बाद सीनियर सिस्टर उससे कहने लगती है मुझे माफ कर देना जूनियर ब्रदर, लेकिन तुम्हें मैं इंट्रोड्यूस मैं बाद में करवाऊंगी सेक्ट मास्टर से और जब कुछ सारे के सारी सच्चाई के बारे में उन्हें पता चल जाएगा उसके बाद। और इस समय के दौरान तुम यहीं पर सो जाओ कुछ देर के लिए। लेकिन इससे हमारे एम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो बेहोश नहीं होता और उससे क्या लगता है कि अगर तुम ये सब क्या करने में लगी हुई है उसमें चोट लगती है यार। लेकिन हमारी सीनियर सिस्टर वापस से उसे कनपट्टी में खींच के जोर से बजाती है गर्दन में, लेकिन हमारा एमसी को बिल्कुल भी कुछ नहीं होता और वो बेहोश नहीं होता और क्या लगता है कि सीनियर सिस्टर मैं तुमसे कह रहा हूँ मुझ पर असर नहीं पड़ने वाला इसका, जिसको देखकर वो चिल्लाते हैं। उससे क्या लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जो इफेक्ट है उन पिल्स का तो वो खत्म हो जाना चाहिए अभी। तभी हमारा एमसी मन में सोचते हो क्या लगता है कि जो यिन पीएल मैंने हासिल किया था, मेरे पास जो एनर्जी है यिन पेंडेंट की, उस कारण मुझे कुछ भी नहीं होगा। जो इविल यहाँ तक कि जो पिल्स है ना उनका भी इस्तेमाल करोगी ना सीनियर सिस्टर, तब भी तुम मुझे बिल्कुल भी बेहोश नहीं कर पाओगे। खैर वो सब छोड़ो सीनियर सिस्टर, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं यहाँ से भागकर चला जाता हूँ तो वे सभी के सभी लोग मुझ पर इल्जाम लगा सकते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं तुम मेरी मदद करने में लगी हुई हूँ मुझे से ठरकी विलन की, तो वो लोग तुम पर भी इल्जाम लगा देंगे और तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में इससे परेशानी खड़ी होगी। और अगर तुम्हारे सेक्ट ने मेरे खिलाफ कोई वारंट जारी कर दिया फिर तो मेरी मदद करने का तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं बचेगा। तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि मैं ही यहाँ पर इनिशिएटिव लूँ और खुद जाकर पब्लिक में जाकर इस बारे में अनाउंस कर दूं। अगर मैं पब्लिक में करता हूँ ना तो कोई भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। और बात करें मेरे स्टेटस के बारे में एज अ फर्नेस, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक इविल कल्टिवेटर की स्टोरेज रिंग मेरे पास है वो बंदा मेरी एक्सपोज नहीं करेगा आइडेंटिटी। ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर एग्री हो जाती है, उससे क्या लगती है कि जो तुमने कहा था इस बात में सहज तो बनता है और अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ वापस चलो। और वो अपनी स्वॉर्ड को वापस निकाल लेती है जिसको देखकर एमसी सरप्राइज हो जाता और उस मूवमेंट के बारे में सोचने लगता है कि जब ये किस तरीके से सीनियर सिस्टर के साथ पकड़ कर उड़ने में लगा हुआ और कहने लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सीनियर सिस्टर एक्चुअली में चाहती है कि मैं उसके हाथों को पकड़ूं। तभी सीनियर सिस्टर उससे बांध देती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो हैंडल है मेरी स्वॉर्ड का वो काफी ज्यादा रफ है और तुम बिल्कुल भी नहीं गिरोगे क्योंकि तुम इस वक्त स्लीपिंग बैग में सोने में लगे हुए हो। यहाँ से तो किसी कचड़े की तरह ले जाने में लगी हुई है हमारे इससे सीनियर सिस्टर हमारे एमसी को। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है किंग सेट के सेक्ट लीडर के पैलेस, जहाँ पर वांगदेंग की बैंड बजी पड़ी होती है और व्हील चेयर पर पड़ा होता है और जहाँ पर जो बंदा खड़ा हुआ मुच्छड़ वाला वो वांग जू है, ग्रांड एल्डर है लॉ एनफोर्समेंट हॉल का, गोल्डन कोर ग्रांड परफेक्शन के साथ पीक पर है गोल्डन कोर के कल्टीवेशन। यहाँ पर चिल्लाते उससे क्या लगता है कि जो वांग जू आखिरकार इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा जो डिसिपल है इस तरीके से आउटसाइड की टेरिटरी में लोगों को इंजर्ड करने में लगा हुआ है, यहाँ तक कि कोर डिसिपल को भी हमारे। ये सब इसलिए होने लगा कि जो मेरा ग्रांड सन उसने तुम्हारे डिसिपल की पोजीशन ले ली इंटरसेक्ट। ये बात सुनकर ये बंदा बड़ा वाला क्या लगता है कि तुम बकवास करना बंद करो, तुम्हें पता है कि जो मेरे डिसिपल है उसका टेम्परमेंट के बारे में। आखिरकार मेरे जो डिसिपल है उसके बारे में से घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये वांग ग्वांग जो होता है इसका नाम, जो एल्डर जांगयान पीक का गोल्डन कोर ग्रेट परफेक्शन का। तभी इस बंदे गुस्सा आ जाती है तो वो उससे क्या लगता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि क्या हुआ, तुम जल्दी से जल्द अपने डिसिपल को यहाँ पर इमीडिएटली वापस बुला लो साउंड ट्रांसमिशन तलिस्मान का इस्तेमाल कर। और ये जो ओल्ड मैन है खुद वो इस सिचुएशन से रूल्स के हिसाब से निपट लेगा हॉल लॉ एनफोर्समेंट हॉल के रूल्स के हिसाब से जो सेक्ट के द्वारा सेट किए गए हैं। ये बात सुनकर वो बंदा अपने कानों को जाते हुए क्या लगता है कि मेरी जो डिसिपल है वो इस तरह सीक्रेट रियलमी को एक्सप्लोर करने में लगी हुई है, वो कभी भी वापस नहीं आने वाली। ये बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है, क्या लगता है कि तुम इस तरीके से बकवास करना बंद करो, अगर का जो सीक्रेट रियलमी है इस रीजन में है ही कहाँ पे। तभी सेक्ट मास्टर उससे क्या लगता है कि इस तरीके से बकवास करना बंद करो, जो लियो शीन है
वो ऑलरेडी माउंटेन गेट पर पहुंच चुकी है। और ये बंदा होता है किंग जुआन, सेक लीडर है किंग सेट का। युआन निंग मिडिल स्टेज पर। जब हमारी सीनियर सिस्टर वहां पर आ जाती है एमसी को लेकर, तो सभी के सभी लोग उसको शॉक हो जाते हैं देख। तभी सीनियर सिस्टर अंदर आकर उससे ग्रीट करती है सेक्ट मास्टर को और अपने सीनियर अंकल को। हमारा एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि आखिर सडनली मुझे इस तरीके से फ्लाई कर यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, और उड़ते उड़ते जगह पर कैसे आ गए। तभी सिस्टम उसे बताने लगता है कि जो युआनिंग स्टेज का स्पेशल डिस्प्लेसमेंट डिवाइन एबिलिटी, वो कभी भी टेलीपोर्ट कर सकता है किसी को भी कहीं पे भी। तो ये वांग लॉ एनफोर्समेंट का ग्रांड एल्डर उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो डिसिपल है, अभी भी तुम नहीं कह रहे थे कि वो सीक्रेट रियलमी को एक्सप्लोर करने में लगी हुई है। तभी हमारे सीनियर सिस्टर का मास्टर उससे क्या लगता है कि हे लियू क्यून योन, मैंने क्या तुम्हें साउंड ट्रांसमिशन नहीं भेजा? तो सीनियर सिस्टर उससे क्या लगती है कि मैंने इसको पहले देख लिया था, क्या आपने मुझसे नहीं कहा था कि जल्द से जल्द यहाँ पर सेट में वापस आ जा? तभी उसका मास्टर उससे क्या लगता है कि मैंने क्लियरली वहां पर तुम्हें भेजा था कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकती, क्योंकि जो वांग जुए का जो ओल्ड डॉग वो वाकई में फाइट लेना चाहता है, तुमसे पंगे लेना चाहता है, इसलिए मैंने तुमसे कहा था ये कुछ देर के लिए बाहर। ये बात सुनकर उस बंदे को गुस्सा ही लगती है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम उस कुत्ता कैसे कह रहे हो भाई। तभी सिस्टम नोटिस नहीं देती, हमारे एमसी से क्या लगता है कि जिससे कि हमारे एमसी का जो मिशन है वो स्मूथली जाए, इसलिए इस सिस्टम ने टेम्पर कर दिया है उस ओल्ड मैन के साउंड ट्रांसमिशन के लिए। ये बात सुनकर एमसी काफी सरप्राइज होते हैं, उससे क्या लगता है कि डैम, लगता है कि अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ। तभी वो लड़की जोर से चिल्लाते हुए क्या लगता है कि एल्डर वांग जू है, यही वही लड़का है जिसने हमारे सीनियर ब्रदर को बुरी तरह से इंजर्ड किया। और तभी ये बंदा हमारे एमसी पर अटैक करते, उससे क्या लगता है लिटिल मास्टर कहीं के तुम्हें मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तभी सेक्ट मास्टर एक झटके में अपनी उंगली दबाता और प्रेशर से उसकी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को सील कर देता और कहने लगता है कि तुम्हें एल्डर वांग यहाँ पर शांत हो जाना चाहिए, जिससे पहले कि हमें सच्चाई के बारे में पता चले तुम्हें मूव नहीं करना चाहिए। तभी उसका ग्रैंडसन उससे ग्रैंड एल्डर उससे क्या लगता है कि मेरा जो ग्रैंडसन है उसे चोट पहुंचाई गई थी, वो भी सीरियसली, जिससे कि इसके फ्यूचर कल्टीवेशन को इफेक्ट पड़ सकता है। मेरा जो ग्रैंडसन है, जो नेक्स्ट कांगलान ग्रांड का कंपटीशन इसके हवाले किया गया है, इसके जीतने की उम्मीदें करने में लगे वो लोग। और इसकी जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वांग जियांग सेट के साथ अलायंस जोड़ करने के लिए सेट किया गया। और इस लिटिल बास्टर्ड ने हमारे सेट के फ्यूचर को पूरी तरह तबाह करने में लगा हुआ है। ये बात सुनकर सेक्ट मास्टर उससे पूछ लगता है क्या स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में बता सकते, एक्सप्लेन कर सकते हो वांग दंगशीन। तभी उसका ग्रैंडसन उसकी तरफ आने लगता है, उससे कहने लगता है कि जैसे एक्जैक्टली मैं यहाँ पर कुछ सिचुएशन इस तरीके से, यहाँ पर सेक्ट मास्टर सारी कहानी सुनने के बाद उससे क्या लगता है कि तुम ऐसा सोच, जो लुओ की वो ऐसा सोचती है कि जो बंदा एक नंबर का ठरकी है, जिसने तुम्हारी सीनियर सिस्टर को सुसाइड कमिट करने पर मजबूर कर दिया था, और तुम इसलिए यहाँ पर इसे लॉ एनफोर्समेंट हॉल में लाना चाहते थे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन इस बात से ये बंदा एग्री नहीं हुआ और इसने अपनी स्ट्रेंथ के बारे में ब्रेक करने लगा। तो प्रूव करने के लिए इसने तुम्हें बुरी तरीके से पीट दिया। तभी ये बंदा उससे क्या लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है, और तो और इतना ही नहीं बल्कि मैं इसने अजीब तरीके की स्ट्रेंज और इविल टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिससे कि मुझे हेलुसिनेशन हो गए और चुपके से मुझ पर अटैक कर दिया, जबकि मेरी जूनियर सिस्टर मुझे डिफेंड करने में लगी हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इसने जूनियर सिस्टर के साथ गलत काम भी किया। ये बात सुनकर एमसी पूरी तरह से शॉक हो जाता। तभी हमारी सीनियर सिस्टर चिल्लाते वहां से कहने लगती कि वांग तुम्हें पता भी है क्या, तुम क्या बकवास करने में लगे हुए हो, तुम यहाँ पर झूठ को सच में बदलने में लगे हुए हो। मैं वहां पर उस वक्त वहां पर मौजूद। तभी ये बंदा उससे क्या लगता है कि जूनियर सिस्टर लियो, इस बंदे की जो इविल टेक्निक्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि तुम्हारा जो सीनियर एल्डर ब्रदर है वो भी ट्रिक्ड हो गया। तो नॉर्मल सी बात है कि तुम्हें तो बेबिच कर लिया जाएगा इस टेक्निक्स के द्वारा। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हें लगता है कि मेरे नंबर का बेवकूफ हो क्या, इतना सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने इस तरीके से खड़ा होऊंगा। तभी वो बंदा उससे क्या लगता है कि तुमने वाकई में इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल कर जो कि इविल टेक्निक्स थी, तुमने मुझे हरा दिया था फेयरली, लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि मेरे पास डीमन ब्रेकिंग एमुलेट मौजूद था। ऑल तो और मैंने बस सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैंने जो तुमने इल्यूजन स्टार्टर से चालू किया था बिगनिंग से, उस वक्त में पूरे होश और हवास में और जूनियर सिस्टर लियो और मैंने सारी सिचुएशन को इस रिकॉर्डिंग स्टोर में रिकॉर्ड कर रख लिया। इसको देखकर एमसी उससे क्या लगता है कि तुम लोग साफ साफ काफी द क्लेवर बनने में लगे हो सीनियर ब्रदर, तो तुमने मुझे टारगेट करने के लिए ये सब कांड किया। ये बात सुनकर वो बंदा उससे क्या लगता है कि तुम्हें प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं, जैसे कि तुम बहुत ज्यादा शांत हो रखे हो, क्या तुम चाहते हो इस कंटेंट को मैं दिखाऊं सबके सामने। तभी एमसी क्या लगता है ठीक है दिखाओ, और वो चालू कर देता है और क्या लगता है कि तुम्हारी। और जब वो रिकॉर्डिंग चालू होती है तो पता चलता है कि किस तरीके से वो किसी के कपड़े फाड़ने में लगा हुआ था जोड़े तरीके से, और क्या लगता है कि तुम्हारी किस्मत तो वाकई बहुत अच्छी है ब्यूटी, और ऐसी ऐसी हरकतें दिखा रहा होता है जैसे कि उसके साथ कांड करने में लगा हुआ है। सभी को अपना मुंह छुपाने लगती है बेचारी। तभी सेक्ट लीडर तुरंत उस वीडियो को वहीं पर रोक देती, इसको देखकर सभी शॉक हो जाते और उसकी जो जूनियर सिस्टर होती है वो वहीं पर रोना चालू कर देती। तभी वो ग्रैंड एल्डर चिल्लाते उससे क्या लगता है कि जहाँ पर जो एविडेंस है वो सामने आ चुका है और ये जो बंदा है साफ साफ प्रूव हो चुका है एक नंबर का ठरकी है, तो प्लीज सेक्ट मास्टर इस बंदे को हमें लॉ एनफोर्समेंट के सामने प्रोवाइड करवा ताकि हम इसे अपने हिसाब से संभाल सके। तभी सेक्ट मास्टर उससे पूछने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ कहना है। तो हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि जो रिकॉर्डिंग स्टोन है वो वाकई में इमेजेस को रिकॉर्ड कर सकता है और परफेक्टली इसे प्रिजर्व भी कर सकता है उसके ऑरा को उस बंदे की, लेकिन जो ड्रेस मैं पहना हुआ हूँ वहाँ वो मेरे ऑरा को पूरी तरीके से हाइड कर रख। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह इमेज को फॉल्स किया गया। इस बात को सुनने के बाद उस बंदे को भरोसा नहीं होता और उससे क्या लगता है ये पूरी तरह से रेडियो क्लॉक्स है,
तो मैं इसके मामले में ये सोचना भी नहीं कि तुम्हारी जो वीक एक्सप्लेनेशन है वो काम करने वाली है। तो एमसीयू से क्या लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं जो वीक करने वाला हूँ, मेरे पास मेरे खुद के सबूत मौजूद है, तो मैं वो सामने लड़ने वाला हूँ। और कहने लगता है कि एक्चुअली में देखा जाए तो मैंने जहाँ पर मुझे पता था कि ये झूठा इल्जाम मुझ पर लगेगा ही लगेगा, इसलिए मैंने सीक्रेटली रिकॉर्डिंग करना चालू कर दिया था पूरे के पूरे इवेंट को इस रिकॉर्डिंग स्टोर में। और उसी के बाद अचानक से कोई बंदा उस पर अटैक कर देता और पूरी बॉडी को जला देता, जिसे देखकर सीनियर सिस्टर काफी शॉक हो जाती। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ग्रैंड एल्डर हूँ, जिसको देखकर वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ओल्ड गीजर तुम क्या करने में लगी हो, तुम इस तरीके से मेरे डिसिपल को क्यों चोट पहुंचा रहे हो। तभी ये बंदा अपनी मुच्छों को ताव देते हुए कहने लगता है कि जो मेरा ग्रैंड सन है उसे सीरियसली इंजर्ड किया गया है। और ये बंदा यहाँ इस तरीके से शब्दों के साथ खेलने में लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा ग्रैंड सन को दर्द सहन करना पड़ रहा है। और ये बास्टर्ड कह रहा है कि इसके पास रिकॉर्डिंग स्टोर, आखिरकार ऐसी बात है तो इसे पहले क्यों नहीं लेकर आया। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये बंदे के पास कुछ ना कुछ तो गलत कांड करने के इरादे। अगर मैं इसे इस तरीके से पनिशमेंट कर दूं थोड़ी बहुत तो क्या ही दिक्कत है उसमें। ये बात सुनकर ये कहने लगता है कि इसे तुम लिटिल पनिशमेंट कहते हो, तुम तो साफ साफ देखने में लगाओ कि तुम इसे मारना चाहते हो सलेंस करने के लिए। जहाँ पर ये बंदा मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा शेम वाली बात है कि तुम्हें इतनी आसानी से मर चुके हो, जब मैं इतनी ज्यादा क्लोज आ चुका था इस इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एविडेंस इकट्ठा करने के। और जो ल्यू किंगरेन है उसकी जो स्टोरेज रिंग है, उसका जो आर्टिफैक्ट और स्टोरेज रिंग के वो सारे के सारे मुझे मिल जाते, लॉ एनफोर्समेंट को चले जाते। लेकिन तभी अचानक से जैसे ही वो धुआं उठता है तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है सीनियर सिस्टर क्या तुम ठीक हो। तभी सीनियर सिस्टर उससे कहने लगती है कि जिसे हिट किया गया था वो तुम थे ब्रो। और जैसे ही वो उसको ठीक दिखते हैं तो वो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि हमारा एमसी बिना किसी परेशानी की हील होने लगता है। और वो बंदा उससे कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने 80% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था अभी के अभी, यहाँ तक कि कोई भी मेरे सेम रियलमी पे होगा ना उसके लिए भी इम्पॉसिबल है इस तरीके से मेरे अटैक को रोकने के लिए। एनीवे इसका कुछ भी नहीं कर सकते, जो रिकॉर्डिंग स्टोन है उसे पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। जब मैं तुम्हें लॉ एनफोर्समेंट में वापस ले जाऊं तब मैं सारे के सारे सीक्रेट्स तुम्हारे मुंह से निकलवा लूं। तभी हमारा एमसी एक और स्टोन निकालकर उससे कहने लगता है ये कितनी ज्यादा पिटी वाली बात है कि जो ब्लू रे विजन वाला रिकॉर्डिंग स्टोन है वो तबाह हो चुका है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ 1080p में चला सकता हूँ इस वीडियो को। ये देखकर ये बंदा पूरी तरह से शॉक हो जाता और तभी हमारा एमसी वहां पर उस वीडियो को चलाना चालू कर देता। लेकिन उस वीडियो में उन सभी के वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता, जिसको देखकर सीनियर सिस्टर काफी शॉक होते हैं, कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी इमेज नहीं। जिस बात को देखकर वो बंदा उससे कहने लगता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम तो बस एक ब्लफिंग लीचर हो ठरकी, और तुमने यहाँ पर झूठे इल्जाम झूठा सबूत प्रोवाइड करवाने में लगी हुए। तभी बाहर से एक बंदा आता है और उससे क्या लगता है कि सेक्ट मास्टर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़, जिसको देखकर वो सरप्राइज होती है, पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों लगने में लगी हो। जहाँ पर ये बंदा क्या लगता है कि हमारे सेट के ऊपर बहुत बड़ी इमेज आने में लगी हुई, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं हमारे सीनियर ब्रदर की जो इंडिसेंट इमेजेस है वो देखने में लगी हुई, जहाँ पर हमारा एमसी उसके कपड़े उतारने में लगा हुआ। यहाँ पर सिस्टम रिकॉर्डिंग स्टोन था ये 3D मैक्स वर्जन वाला, और सभी के सभी लोग जब इसे देखते हुए पूरे शॉक होते हैं, क्या लगता है कि ये वाकई में सीनियर ब्रदर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बंदों को लौंडे पसंद है, आखिरकार इस तरीके से ये सीनियर ब्रदर के जो पार्ट को उतारने में लगा हुआ है। क्या ये वाकई में कोई रिकॉर्डिंग स्टोन है कि आखिरकार जो इसकी इमेज है वो इतनी ज्यादा यूज कैसे हो सकती है, बड़ी कैसे हो सकती है। तभी दूसरा बंदा क्या लगता है कि मेरी तो भाई बहुत ज्यादा छोटी है, और इस बंदे ने वाकई में इसके कपड़े उतार दिए। तभी ये बंदी जैसे ही उसका वेपन देखती है ना, एक्सकैलिबर देखती है अपने सीनियर ब्रदर का, और कहने लगती है वाओ ये तो वाकई में एक्चुअली वो बहुत ज्यादा छोटा है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। ये बात सुनकर दूसरी लौंडी है उससे कहने लगती है कि तुम्हें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, तुम्हें शांत होना चाहिए। एल्डर जो हमारे एल्डर वांग जो है उसे ये बात नहीं सुननी चाहिए, तो हमारे लिए कांड हो जाएगा। और उसकी इमेज सिर्फ उसी को नहीं बल्कि पूरे पूरे सेट को सुनाई दे जाती। तभी हमारा एमसी क्यूट बनने की एक्टिंग करते हुए उससे लगता है कि मुझे माफ कर देना, लगता है कि मैंने एक गलत इमेज दिखा दी तुम सभी को, असली वाली दूसरे वाले हाथों में। और जब इसकी पूरी तरीके से बेइज्जती हो जाती है तो ये बंदा बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है इनडिसिबल रेजिडेंस में क्वीन सेक्ट। यहाँ पर इस बंदे गुस्से होने के अलावा जो कुछ भी नहीं कर सकता गुस्सा होने के अलावा। और तभी चिल्लाते उसकी आंखें खुलती है तो पीछे से वो जूनियर सिस्टर उसकी आते हैं, उससे क्या लगता है कि तुम्हें होश आ चुका। जहाँ पर ये बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि वो बास्टर्ड कहीं का, मैं उसे मारने वाला हूँ, कहाँ पर है वो बंदा। तभी उसकी जूनियर सिस्टर से बताने लगती है कि इस वक्त वो करंटली एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट देने में लगा हुआ है। ये बात सुनकर उस बंदे को ये बात हजम नहीं होती है, उससे क्या लगता है कि ये वाकई में हमारे इस कम्युनिटी सेट को ज्वाइन करना चाहता है। आखिरकार जो मेरे ग्रैंडफादर और सेक्ट मास्टर उस बात से एग्री कैसे हो सकते हैं। जहाँ पर वो बताती है उसे कि उसके बाद उसने उस रिकॉर्डिंग स्टोन को सभी के सामने दिखाया और पूरी की पूरी प्रोसेस है वो दोबारा से प्ले हो गई और कंफर्म हो गया कि तुम उस पर झूठा इल्जाम लगाने में लगे हुए थे। ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है और किसी को पता है कि किस तरीके, और ये बंदा पूरी तरीके से एक लूज कल्टिवेटर है, जिसके कारण हम सेट मास्टर को वो बंदा काफी ज्यादा पसंद आया और वो हमारे सेट में से ज्वाइन करवाना चाहते थे और तुरंत एग्री भी हो गए इस बात से। सभी के सभी लोग ये बात देखकर इस बंदे को ये बात हजम नहीं हो रही होती है और कप कपाते गुस्से में क्या लगता है ये पूरी तरह से आउटरीच है। ये बंदे ने इस मेरे को कितनी देर ह्यूमिलेट किया है, सेक्ट मास्टर एक्चुअली में रिक्रूट करना चाहते हैं इस बंदे को। तभी जूनियर सिस्टर उससे क्या लगता है जो सेक्ट मास्टर है वो प्राइवेटली ने एल्डर वांग जुए को कह दिया है कि जो मेन रीजन इस स्कैंडल को ज्यादा दूर तक ना फैलाने के लिए इस बारे में, और जो वन ऑफ द कंडीशन थी इस बार को जाकर दूसरों को ना पता चले, वो थी ये कि वो सेट को ज्वाइन करना चाहता था। और उसके बाद उसकी जितनी भी बैकअप रिकॉर्डिंग थी उसने सारे के सारे स्टोन्स के इंडिसेंट इमेजेस के वो सब कुछ सेक्ट मास्टर को प्रोवाइड करवा दी। और सीनियर
इसके बाद इस मैटर को कभी भी फ्रेम करने के लिए या फिर झूठा इल्जाम लगाने के लिए उसके पीछे नहीं जाएंगे। ये बात सुनने के बाद इस बंदे को और भी गुस्सा आने लगती है और उससे क्या लगता है ये बुढ़ा कहीं का, इसका दिमाग खराब हो चुका है। एक्चुअली में इसने इस बंदे के द्वारा लो लेवल कल्टीवेटर के द्वारा उसे मैनिपुलेट किया जा चुका है। आखिरकार ये बंदा क्या ही करना चाहता है और मुझे बताओ जो टेस्ट है वो कितना ज्यादा तक आगे जाकर बढ़ सको और वो व्हील चेयर पर आगे जाने लगता और सभी के सभी लोग उसे देखते हैं और कहने लगता है कि वाह सीनियर ब्रदर तुम्हारी सिचुएशन तो काफी ठीक लगने में लगी हुई है, मैंने देख लिया सीनियर ब्रदर को। तभी वहां पर देखता है कि एक बंदा एक छोटा सा बच्चा लड़के को छेड़ते हुए कहने लगता है कि जूनियर सिस्टर इस अर्थ फॉर्म को देखो, ये वहां पर वो कह रही होती है कि ये कितना तक ग्रॉस है, कितना खराब है। यहाँ पर ये बंदा कहने लगता है कि ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल यहाँ पर से अभी भाग कर निकले थे, उन सभी को किसी क्राइम में अंदर डलवा दो और रिपेटेंस के लिए वैली में भेज। यहाँ पर ये लड़की उससे कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर ये बंदा आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहता था, लेकिन ये बंदा तुरंत उसे झूठा इल्जाम में फंसवाना चाहता है। उससे कहने लगता है कि तुम्हें ये दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है और उसके अलावा कोई भी चरण नहीं बचता इसके बात मानने के अलावा। तभी एक बंदा उसकी तरफ आता है, उससे क्या लगता है कि ये वांगडिंग नहीं है, अब जल्दी से जल्दी इसके जगह पर ले जाओ, तुम्हें अपने चोटों को ठीक कर लेना चाहिए, इसके बाद हम स्पेयर करने वाले। जहाँ पर ये बंदा उससे कहने लगता है कि तुम एक ऐसे बंदे जैसे मुझे मेरे द्वारा ऑलरेडी हरा दिया जा चुका है, तुम किस बात पर इतने ज्यादा एरोगेंट हो रखे हो। तभी ये बंदा उससे कहने लगता है कि तुम जैसा बंदा जैसे क्यू कंडेंसेशन लेवल 5 कल्टीवेटर के द्वारा तुम्हें इतनी बुरी तरीके से हरा दिया गया था, तो तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है, तुम फर्स्ट डिसिपल बनोगे हमारे इनर सेट का। यहाँ पर उसकी जूनियर सिस्टर से बनाने लगती है कि सीनियर ब्रदर मैं इस बारे में मेंशन करना भूल गई थी, ये जो बच्चा था वो जायंट प्रोजेक्शन उसको सभी को लोग दिखा दिया था और पूरी की पूरी सेक्ट ने तुम्हारे इस बारे में देख लिया किस तरीके से तुमने गैम्बल रखा और तुम किस तरीके से हार गए और तुम्हें सीरियसली चोट पहुंच चुकी थी। इस बात को देखकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की की बालों को पकड़कर खींचना चालू कर देता है और उससे कहने लगता है कि तुम लिटिल बिच कहीं की, तुम यहाँ पर अब मुझसे ये सब कहने में लगी हुई हो, तुम जानबूझकर मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो ना। तभी वो कहने लगता है कि नहीं मेरा ऐसी कोई इच्छा नहीं है और भाई साहब इतनी जोर से खींच देता है उसके बाल बाहर निकल आते हैं सच। और तभी वो व्हील चेयर को घसीट कर ले जाने लगता है और कहने लगता है तुम लिटिल बास्टर्ड कहीं के, तुम वाकई में ये हाथ तुम करवाना चाहते हो मेरे हाथों से, मैं तुम्हें वाकई में इसकी सबसे टेरेबल प्राइस पे करने के लिए मजबूर कर दूंगा। तभी एंट्रेंस एग्जाम ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अपने ग्रांड पा के पास आता है तो उसे ग्रांड पा कहने लगता है ग्रांड सन आकर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें अपनी तो इंजरीज ठीक करनी चाहिए। तभी बंदा कहने लगता है कि मैं इस बेइज्जती को कैसे निकल सकता हूँ, तुम खुद ही बताओ, ये बंदे को ज्वाइन करने की परमिशन कैसे मिली हमारे साइड को। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि वो मेरे चेहरे पर पूरे पूरे सेट के द्वारा सेट के सामने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा। तभी उसका ग्रैंडपा उससे क्या लगता है कि मैं एक्चुअली में इस बंदे को डायरेक्टली हिट में मारना चाहता था, लेकिन जो बड़ा हुआ है ना सेट मास्टर उसने मुझे रोक ली। एक बार ये हमारा डिसिपल बन जाएगा यहाँ तो ये इम्पॉसिबल बराबर हो जाएगा इम्पॉसिबल के हम इसके खिलाफ एक्शन भी नहीं ले सकते पूरे सेट के सामने। ये बात सुनकर ये बंदा उससे क्या लगता है कि मैं कभी भी इसको बंदे को सेट ज्वाइन नहीं होने दे सकता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि वो ट्रेजर मुझे मिले या नहीं मिले, लेकिन इसकी आइडेंटिटी को एक्सपोज करूंगा। अगर मैं यहाँ पर बदला नहीं ले सकता तो मैं हमेशा मेरे दिल के अंदर ये डीमन हार्ट बनकर रह जाए। ये बात सुनकर उसका ग्रांड कहने लगता है कि लेकिन उसका जो अगला पार्ट है तुम्हारी कल्टीवेशन टेक्निक का वो भी उसकी स्टोरेज रिंग में मौजूद है। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपको परेशानी देना चाहूंगा ग्रांडपा कि आप उस टेक्निक को मुझे लिखो सीक्रेटली और फिर बाद में मुझे सिखा देना। ये बात सुनकर ग्रांडपा उससे कहने लगता है कि हाँ अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है तो सिर्फ ऐसा ही कर सकते हैं, अगर तुम्हारे हार्ट में डीमन जनरेट हो गया डेवलप हो गया तो ये कोई भी प्रीसियस ट्रेजर तुम्हारे काम नहीं आने वाला। ये बात सुनकर वो उससे क्या लगता है कि अगर यही बंदा कितने दूर तक पहुंचा टेस्ट करने के लिए, और वो बताता है कि लास्ट स्टेप पर हमारे साइड यहाँ पर सीनियर सिस्टर हमारे एमसी से कहने में लगी हुई है जूनियर ब्रदर, इस जो पूरे के पूरे स्टोन को हार्ट टेस्टिंग स्टोन कहा जाता है, ये इसे टेस्ट करता है उस लोगों को उसके दिल के इंटेंशन को कि आखिरकार कहीं गलत इरादों से तो हमारे सेट में नहीं घुसना है। बोला अगर तुम इसे टच कर देते हो तो तुम्हारा जो मोस्ट फंडामेंटल पर्पस है इस सेट को ज्वाइन करने का वो सामने हो जाएगा, रिवील आ जाए, और एक बार तुम पास कर जाओगे तो ऑफिशियली तुम ज्वाइन कर सकती हो उस सेट। ये बात सुनकर एमसी उससे मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्पस है वो और कोई नहीं बल्कि मैं सिस्टम के द्वारा जो मिशन दिया गया है उसे कंप्लीट करने का। अगर ये चीज रिवील हो गई सभी के लोगों के सामने सिस्टम के द्वारा मिशन दिया गया है तो क्या होगा मैं, और किस तरीके से मुझे लगता है सीनियर उसकी बस कोई चिंता कर रही होती है और कुछ नहीं, और उसके पास कोई भी चारा नहीं होता उसके अलावा। तभी सिस्टम आकर उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जबकि तुम्हारे पास सिस्टम मौजूद है तो तुम जैसा जो ट्रैश का स्टोन दिखाई दे रहा है वो तुम्हारे दिल के अंदर नहीं जाके देख सकता, मैं तुरंत 1 मिनट के अंदर अंदर से ये हैक कर सकता, तुम्हें बस जो चाहो तुम डिस्प्ले करवा सकते हो। बोलो। ये बात सुनकर एमसी खुश होती है, उससे क्या लगता है कि तुम्हें सच सच बताओ द फर्स्ट टाइम मुझे तुम वाकई में बहुत ज्यादा रिलायबल लगने में लगे हुए हो। तभी सिस्टम क्या लगता है कि जो सिस्टम वो हमेशा से रिलायबल था तुम्हारे लिए। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि मेरी मदद करो यहाँ पर डिस्प्ले करने में। सिस्टम क्या लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, और जैसे ही हमारा एमसी उस पत्थर को छूता है तो उसके सामने कुछ बड़ा जाता है, जिसको देखकर सीनियर सिस्टर और सेट मास्टर और सभी के सभी लोग काफी पूरी तरह शॉक हो जाते। यहाँ पर उस पत्थर में सीनियर सिस्टर का नाम लिखा होता है और हमारे एमसी को इसके बदले में काफी ज्यादा पॉइंट मिलने लगता। इसको देखकर एमसी चौक होते हुए क्या लगता है कि आखिरकार इससे जो पॉइंट्स है वो अचानक से इतने कैसे इंक्रीज हो गए। तभी सिस्टम उससे क्या लगता है कि ये सीनियर सिस्टर है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है अपने सेक्ट
सेक्टर, और जबकि तुम्हारा जो नाम है, जो सीनियर सिस्टर का नाम है, वो तुम्हारे दिल में छपा हुआ है इस तरीके से। तो ये देखकर सभी के सभी लोग गुस्सा आ चुका है, और कुछ लोग तो इससे कह रहे होते कि इस बंदे को मैं मारने वाला हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गॉडेस के साथ फ्लर्ट करने की। और कुछ लड़कियां तो कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल पब्लिक में कन्फेशन करने जैसा है। मैं वाकई में इस बात को लेकर काफी ज्यादा एनवियस। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे लिए भी कोई ऐसे ही बंदा प्योर लव से ज्वाइन करे मेरे सेट। ये बात सुनकर सेक्ट मास्टर देखकर उससे क्या लगता है कि इस बंदे का जो मेन का पर्पस है ज्वाइन करने का, वो काफी ज्यादा प्योर। इतने सालों में मैंने कभी भी इतने ज्यादा हार्ड टेस्टिंग स्टोन को डिस्प्ले करते नहीं देखा किसी का नाम। तभी हमारा एमसी सीनियर सिस्टर से पूछने लगता है कि मैं क्वालिफाई करता हूँ। तभी सीनियर सिस्टर से क्या लगता है, मुझे लगता है कि ये सारा का सारा जो मिशन है मुझे लेने के लिए जाना चाहिए सेट, और वो तुरंत वहां से पहले फुर्सत में निकल लेती। तभी दूसरी एल्डर उससे कहने लगती है कि आपके रिसीवर को किसी की तरह चुराया जा रहा है, छीन लिया जाएगा तुम। ये बात सुनकर उसे गुस्सा आने लगता है। उससे क्या लगता है कि ये स्टिंकी बॉय की ऐसी हिम्मत कैसी हुई। यहाँ पर सेक्ट मैटर से कहने लगता है कि तुम्हें कांग्रेचुलेशन, अगर ऐसी बात है यंग फ्रेंड, तुम्हें ऑफिशियली यहाँ पर किंग सेट में ज्वाइन करने की परमिशन दी जा रही है। लेकिन तभी यहीं पर आग लगाने वाला एक बंदा यहाँ पर आता है, और उससे कहने लगता है कि ये बंदे को मैं कभी भी अपने साइट में ज्वाइन करने के लिए परमिशन नहीं देने वाला। और उसका ग्रैंडपा और उसका ग्रैंडसा दोनों के दोनों वहाँ पर आ जाते, इसको देखकर सभी शौक होते हैं। कहने लगता है कि ये तो मास्टर ब्रदर है ना। ओ माय गॉड, जिस बंदे को वीडियो में पंच किया गया, आखिरकार इस बंदे की हालत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई। अगर ये बंदा ज्वाइन करता है तो सीधी सी बात है कि जो हमारा एल्डर ब्रदर मास्टर ब्रदर्स है, उसके फेस पर बुरी तरीके से बेइज्जती होने वाली, और ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं होने देगा। आखिरकार अब रोकने का क्या मतलब, इसके एग्री होने या ना होने से क्या फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑफिशियली टेस्ट को पास कर चुका है, सेट को ज्वाइन कर चुका है। इसको देखकर वो एल्डर चिल्लाती है तीसरी वाली, और उससे कहती है वांग देंग, ये जूनियर नेफ्यू है उसने। मैं समझ सकती हूँ ये ओल्ड वुमेन कि आखिरकार तुम्हें कैसा फील होने में लगा हुआ, लेकिन तुम्हें भी ये समझना चाहिए कि पहले किसने अटैक किया। अब जबकि तुम यहाँ पर हो तो तुम्हें सेट के मेंबर्स को फॉलो करना चाहिए। अगर अपनी हॉस्टिलिटी को यहीं पर खत्म क्यों नहीं कर देते। तभी ये बंदा कहने लगता है कि एल्डर डियाओ, मैं यहाँ पर इसे रोकने के लिए नहीं आया हूँ ज्वाइन करने के लिए सेट से, बल्कि मैं पर्सनल गैरेज के लिए भी नहीं आया हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ, इसे टारगेट करने का मेरा खुद वैलिड रीजन है और कुछ नहीं। जो बंदा यहाँ पर टेस्ट देने में लगा हुआ है, ये बंदा कोई ह्यूमन नहीं है, बल्कि मैं एक कॉप्स पपेट है जो कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आ चुकी है किस तरीके से, जैसे ईविल कल्टीवेटर के द्वारा बनाया गया। ये बात सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। उससे कहने लगता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आखिरकार कोई इतने ज्यादा हाई लेवल के कॉप्स पपेट को बना सकता है। तभी दूसरा बंदा क्या लगता है कि इस बात को मैं भी नहीं कह सकता, इसकी जो डेथ एनर्जी है वो तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है हमें, और मैंने कभी भी इस तरीके की कॉप्स पपेट को नहीं देखा जिसकी खुद की सेल्फ अवेयरनेस हो। और वो बंदा कहने लगता है कि उससे पहले कि मैं काफी ज्यादा सावधान रहकर बना हुआ था, सस्पेक्ट करने में लगा हुआ था, और मैं इस बात से डर रहा था कि कहीं से अलार्म ना कर दूं, और मैं इसलिए इस जेंटलर मेथड का इस्तेमाल करने वाला था, इसे लॉ एनफोर्समेंट ले जाकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर एब्सोल्युटली मैं इस बात से रिफ्यूज करता हूँ, मैं कभी भी इसे ज्वाइन नहीं होने दूं। इसका गलत ईविल ऑब्जेक्ट हो सकता है हमारे जॉइंट को ऋतु से सेट को ज्वाइन करने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार मैं किधर रिड्यूसर होने में लगा हुआ, लेकिन मैं कभी भी जैसे बंदे को हमारे सेट पर ज्वाइन नहीं करने दूंगा ताकि दुनिया वाले हंसे हमारे सेट पर बाद में। ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर वहां पर आती है और उससे कहती है वांग देंग, तुम ये बात बिल्कुल भी मत सोचना कि सेट मास्टर इसके थ्रू नहीं देख सकते। अब तुम यहाँ पर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इस तरीके से नए आइडिया लेकर आए। तभी ये बंदा कहने लगता है कि मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं सस्पेक्ट करता हूँ, अगर तुम प्रूव कर सकते कि जूनियर ब्रदर कॉप्स नहीं है, कॉप्स सफेद नहीं है, तो मैं अभी के अभी नील करूंगा घुटनों के बाद टिककर उसे माफी मांग लो पब्लिक में। और गालियां देते क्या लगता है कि यू बिच, जब तुम्हें पता चल जाएगा इस बंदे की कॉप्स पपेट की आइडेंटिटी होने के बारे में, तो तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा, और इस बंदे को टॉर्चर करके फोर्स किया जाएगा। तो मुझे गद्दार किया उसके लिए, और जब तुम दोनों को झूठे इल्जाम में एनफोर्समेंट हॉल के डांजन में पैक कर दिया जाएगा ना, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा अपना बदला लेने के लिए, और तुम्हारा फायदा उठाऊंगा अब तुम्हारे खुद के लवर के सामने। दूसरी तरफ हमारा एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा मूव था, ये इस तरीके से शेम को अवॉइड कर सकता है अपने साइड के। तुम यहाँ पर अपने लिए ह्यूमिलेशन सफर करने के लिए तैयार हो खुद से। अगर तुम वाकई में प्रूव करने में कामयाब रहे कि मैं एक कॉप्स पपेट हूं, तुम्हारी जो प्रीवियस ह्यूमिलेशन है पूरी तरह से वैलिडेट हो जाएगी पूरे सेक्ट में से, और तुम हीरो बन जाओगे प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्ट की रेपुटेशन को। लेकिन तुम अभी भी यहाँ पर इविल कल्टीवेटर की केव को टेस्ट करने में लगे हुए हो। आखिरकार तुम क्यों इस बात को लेकर सर्टेन हो, श्योर हो कि मैं ही एक कॉप्स पपेट हूँ। मेरी जो सिचुएशन है वो कुछ ना कुछ तो जरूर है जो कि सिस्टम ने मुझे अभी तक नहीं बताया। तभी हमारा एमसी सीनियर सिस्टर से पूछता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि जूनियर सिस्टर इस वक्त कहाँ पर है। इसको देखकर वो उससे कहने लगती कि जियाओ बहन, मुझे भी काफी समय से दिख नहीं रही है, जब से मैं सेक्ट में लौट कर आई हूँ तब से तो बिल्कुल भी नहीं। ये काफी स्ट्रेंज है ना, ये तो अभी तक इस तरीके के इवेंट को ज्वाइन करने के लिए भी नहीं आई। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है, मन में सोचते अब इस बात से सेंस बनता है, मे भी ऐसा पॉसिबल है कि ये इसलिए नहीं आई है क्योंकि ये आ नहीं सकती, बल्कि मैं ये इसे किसी के द्वारा रोक कर रखा गया इसलिए नहीं आ सकता। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार मैं इविल कल्टीवेटर कैसे हो सकता हूँ। सीनियर ब्रदर को लगता है गलत फहमी हो रखी है, प्लीज आप मेरी इनोसेंस को प्रूव कर दीजिए और मुझे एक मौका तो दो प्रूव करने का कम से कम। ये बात सुनकर ये बंदा उससे कहने लगता है कि तुम एक मैजिक आर्टिफैक्ट पहने हुए हो जिससे कि तुम्हारा डेथ और को शील्ड किया जा सके। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है क्या सीनियर ब्रदर तुम वाकई में इस तरीके के बंदे, और तुम चाहते हो अपने कपड़े उतार दो। ये बात सुनकर भाई एमसी को पॉइंट मिलते सिस्टम के द्वारा, लेकिन तभी उस ग्रैंड पॉप गुस्सा आ जाती है और उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरीके से बकवास करना बंद कर,
अगर तुम अपने कपड़े नहीं उतारना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, रुको 1 मिनट। और तभी वहां पर अचानक से बहुत बड़ी बोतल दिखने वाली चीज उसके ऊपर आ जाती है और उसे अंदर उस बोतल के बंद किया जाता है, जिससे कि वो बंदा वहां पर अटैक ना कर पाए उसमें बार बार। और तीसरी बारी एल्डर उसके पास है, उससे कहने लगता है कि एल्डर डे आकर तुम ये सब क्या करने में लगी हुई हो और वो मुझे जाने दो यहाँ से बाहर। और वो एल्डर आकर उससे कहने लगते हैं कि बहुत हो गया एल्डर वांग जो है, ये यंगस्टर्स है, उनकी परेशानी को खुद ही सॉल्व करने दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये बात सुनकर एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर ये मेरी आइडेंटिटी के लिए नहीं होता तो शायद मैं तो अब तक मार चुका होता बुड्ढे। यहाँ पर एमसी उसे समझाता है और उससे कहने लगता है कि एल्डर वांग जो है, मैं बस तुम्हारे ग्रैंडसन के बारे में सोचने में लगा हूं, तो अगर मैंने यहाँ पर अपने कपड़े पब्लिक में उतार दिए और सभी के सामने कंपेयर करके तुम्हारा जो ग्रैंडसन है वो सेल्फ कॉन्शियस बन जाए और उसके लिए लाइफ लॉन्ग के लिए मेंटल ब्लॉक उसके दिमाग में आ जाएगा, तो वो कभी भी इसे खोल नहीं पाएगा। इसे कहने का मतलब है कि उसकी एक्सक्लेरिबर हथियार यानी कि स्वॉर्ड उसकी छोटी है और हमारे एमसी की स्वॉर्ड बहुत बड़ी। इसको इसे चिढ़ाने के बदले में 88 पॉइंट्स मिल जाते हैं फिट पॉइंट। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी सेट के लौंडे काफी गुस्सा हो रहे होते हैं और सभी लौंडियां अपने हंसी को कंट्रोल करने में लगी होती है। और वो एल्डर भी उससे कहने लगती है कि इस बंदे की जो टंग है वो वाकई में बहुत ज्यादा शार्प है। तभी वो अजीब तरह की एनर्जी रिलीज करने लगता है और कहने लगता है कि मैं मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा। और इस तरीके से बिहेवियर से हमारे एमसी को घंटा तक नहीं पड़ता और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा हिम्मत है तो अपनी जो तुम्हारी जो स्पिरिचुअल रूट है वो अभी के अभी सभी के सामने दिखाओ, क्योंकि जो मरे हुए लोग हैं उनके पास स्पिरिचुअल रूट नहीं होती और स्पिरिट डिटेक्शन के स्टोन का इस्तेमाल कर तो ये बताया जा सकता है। ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर आगे आते और उससे कह लेते हैं ये एक अनएक्सपेक्टेबल सिचुएशन है। आखिरकार भले जो जूनियर ब्रदर है वो करंट रियल में काफी ज्यादा लो है, लेकिन इसकी जो फाइट है अगेंस्ट इस वांगदियो की में जो इमेज में देखी थी हम सभी के सभी लोगों ने, उससे पता चलता है कि इसका पोटेंशियल कितना ज्यादा। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी ट्रेनिंग करने के बाद ये बंदा वाकई में मशहूर होने वाला और शायद हमारा जो सेक्ट है नेक्स्ट गांगलान ग्रांड कंपटीशन होने वाला है उसमें भी शायद हमारे सेक्ट की और ज्यादा इज्जत बढ़ाएगा और अदर सेक्ट को इसके टारगेट करने के लिए ताकि पार्टिसिपेट करने से पहले टारगेट ना करें हमें इसकी स्पिरिचुअल रूट को सीक्रेट रखना चाहिए कंपटीशन से पहले और सिर्फ उनके मास्टर को इसके बारे में पता चलना चाहिए। अगर तुम वाकई में से टेस्ट करना चाहते हो तो तुम्हें जाकर उसे जिंगन पीक में टेस्ट किया जा सकता है। ये बात सुनकर इस बंदे के ग्रांड पास से कहने लगता है कि तुम वाकई में चाहते हो तुम उसे जांगियान पीक में ले जा, इससे सारा डिसाइड नहीं हो जाएगा, तुम जो चाहे वो रिजल्ट डिसाइड कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद उसका एल्डर चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम आकर समझ क्या रखा, तो वाकई में ऐसा लगा मैं किसी बुरे बंदे को कवर करूंगा। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कैसे पता है इसके बारे में। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इस तरीके से आपको आर्ग्यू करना बंद कर देना चाहिए सीनियर्स, मैं स्पिरिचुअल रूट दिखाने के लिए पब्लिक में तैयार हूँ। अगर मेरी जो इनोसेंस है उसे मैं प्रूव कर दूं तो जो सीनियर ब्रदर मैंने चाहता ना ही वो कोई भाव करे ना ही मुझसे अब माफी मांग। आफ्टर ऑल सभी के वो लोग हमारे साइड के बारे में सोचने में लगे हुए हैं। ये बात सुनकर कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि ये बंदे की जो प्रोस्पेक्टिव है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी एक लोंडिया आती है वहां पर एक अजीब तरीके की बुक पकड़ी होती है, यहाँ पर बीएल होता है वो बुक, और कहने लगती है अपने ही इमेजिनेशन में कि ये बंदा का जो सीनियर ब्रदर को अच्छी तरीके से जानता है और फाइटिंग के थ्रू तो और भी ज्यादा अच्छी तरीके से जान चुका है। लगता है कि ये दोनों को फ्यूचर में कुछ अजीब तरीके की सक्सेस को हासिल करने वाले हैं। लेकिन तभी इसके सपनों को तोड़कर हमारा एमसी बीच में कहने लगता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं बल्कि मैं 3 मिलियन लो लेवल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन को मेंटल डैमेज कंपनसेशन के तौर पर मुझे प्रोवाइड करवाया जाए। ये बात सुनकर उसका ग्रैंडपा उससे क्या लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है इस बंदा ये बहुत बोलने में लगा हुआ, इसकी हिम्मत कैसी हुई, मेरी मंथली सैलरी है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन है। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि अगर तुम पे नहीं कर सकते तो मुझे माफ कर देना, मैं टेस्ट करने के लिए अपनी मास्टर की मदद मांगना चाहूंगा और उसके बाद मैं रिजल्ट नोटिफाई कर दूंगा सभी को। और ये बंदा आगे आकर कहने लगता है कि ठीक है ये तय हो चुका कि 3 मिलियन यानी कि 3 मिलियन मैं टेस्ट करवाना चाहूंगा अभी के। तभी वो एल्डर वहां पर आते हैं उससे कहने लगते हैं कि मेरे पास जो स्पिरिट डिटेक्शन स्टोन है वो यहाँ पर मौजूद है, सभी के सामने विटनेस होगा। और वो तभी एक खंजर जैसा टाइप को उसे पकड़ा देती और उससे कहने लगती है जो स्पिरिट डिटेक्शन स्टोन है वो टेस्ट कर सकता है बेसिक 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट को और उनकी क्वालिटी, और अगर उससे हाई होगा तो स्पिरिट डिटेक्शन स्टोन स्पेशल वाले की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास वो स्पेशल मौजूद नहीं है यहाँ, और तुम चाहो तो इसको मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि जो डिफरेंट कलर है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को, और जितना ज्यादा इसकी हाइट बढ़ती जाएगी उसके लाइट के पिलर की उसे रिप्रेजेंट करता है तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट की क्वालिटी। अगर तुम्हारे पास 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट नहीं तो वो तुम्हें ग्रे दिखाएगा, अगर तुम्हारे पास कोई भी स्पिरिचुअल मौजूद नहीं है तो स्पिरिट डिटेक्शन स्टोन बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करने वाला। और मैं चाहती हूँ कि तुम इस चीज के हैंडल के बॉटम को यानी कि नीचे से जाकर पकड़ लो। ये बात सुनकर वो काफी सरप्राइज होती है सीनियर सिस्टर, और एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है सिस्टर, ये ठीक है। और तब भी हमारा एमसी उसको पकड़ता है, लेकिन जब वहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती इसको देखकर ये बंदा काफी खुश हो रहा होता। तभी अचानक से उसमें से लाइट चमकना चालू हो जाती है धीरे धीरे करके। इसको देखकर वो काफी शॉक होते हैं, क्या लगता है ये तो मल्टी कलर्ड है, मल्टी कलर्ड स्पिरिचुअल रूट। इसे देखकर ये बंदा शॉक होता है, क्या लगता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके पास स्पिरिचुअल रूट मौजूद है। तभी ये बंदा देखकर क्या लगता है मल्टीपल एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट, ये तो बिल्कुल कॉमन टाइप की नहीं हो जाएगी, जैसे तो कोई भी कल्टीवेट नहीं कर सकता कि आखिरकार जो 5th स्टेज पर क्यों रिफाइनिंग में पहुंचा तो पहुंचा कैसे। तभी वो लड़की कहने लगती है जरा ध्यान से देखो इस पिलर, क्योंकि इस पिलर की जो लाइटनिंग है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। इसको देखकर वो शॉक होते हैं, क्या लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो मल्टीपल एलिमेंटरी स्पिरिचुअल रूट है वो कॉमन ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट होती है। तभी सेक्ट मास्टर की दिमाग की बत्ती जलती है और क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता। और तभी अचानक से वो जगह बहुत ज्यादा चमकने लगती है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद की पहले की सीन दिखाया जाता है जब वो कह रही होती है उससे कि मेरे ब्रदर का जो फाइटिंग एबिलिटी है उसके साथ फाइट करके पता चल चुका है इसके पोटेंशियल के बारे में। दूसरी तरफ हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ था कि मैंने अभी तक मेरी स्पिरिट रूट है वो मर्ज नहीं की है। सिस्टम यहाँ पर तुम स्पिरिट स्टोन टेस्ट को हैक कर सकते हो क्या।
सिस्टम क्या लगता है कि हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, तुम बताओ तुम्हें किस तरीके की डिस्प्ले चाहिए। जहाँ पर एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हें बस इन्हें बेवकूफ बनाना है, थोड़ी बहुत औसम भी होगी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस इसे एक्सप्लेन करने में दिक्कत ना होनी चाहिए फ्यूचर में, और बस इतनी ज्यादा अच्छी स्पेशल रूट देना कि मुझे सीरियस ले और मुझे प्रोटेक्ट कर। और तभी आती है प्रेजेंट की बारी, जहाँ पर हमारा एमसी उसे चमका देता है उस पूरे के पूरे स्टोन, जिसको देखकर इसकी सीनियर सिस्टर भी शौक होते हुए क्या लगता है 5 एलिमेंट सुप्रीम, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जिसको देखकर ये बुढ़िया भी शौक हो जाती है और उससे क्या लगता है ये तो एक्चुअली में 5 एलिमेंटेड चाइटो स्प्लिट रूट। तभी वहां पर सेट मास्टर एक अजीब सा बैरियर बना देते हैं जिससे कि कोई भी आवाज बाहर ना जाए ना कोई अंदर आए, और सभी के सभी स्टूडेंट शौक होते हैं, क्या लगता है यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, जो एंट्रेंस डिसिपल टेस्ट ग्राउंड है वो तो यहाँ पर बैरियर क्यों आ गया अचानक से। तभी एंसेस्टर वहां पर आते हैं उनके, और उससे क्या लगता है कि एल्डर डे आओ, तो मैं रेस्पॉन्सिबल होगा सभी के सभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी मेमोरी मिटाने के बारे में, कि इस बंदे की जो स्प्लिट रूट है टेस्ट रिजल्ट के बारे में, और जो भी इस एरे के अंदर है सभी के लिए। तभी एमसी सरप्राइज होते हैं, क्या लगता है कि सिस्टम मैंने तुमसे कहा था कि कुछ औसम करने के लिए था, लेकिन तुमने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया कांड। यहाँ पर सक डीलर मन में सोचते हो क्या लगता है वाह यार ये तो सरप्राइजिंग वाली सिचुएशन है। तभी वो एंसेस्टर से क्या लगता है कि सभी के सभी एल्डर प्रेजेंट, यहाँ तक कि उनकी मेमोरीज भी पूरी तरह से मिटा दिया, और अपने डार्क हार्ट पर हाथ रखकर ये कसम खानी होगी कि इसके चाइल्ड के रूट की स्प्लिट रूट के बारे में किसी को भी न बताया जाए। तभी इसके बारे में एक्सप्लेन कर हमें बताया जाता है कि जो 5 एलिमेंटल स्प्लिट रूट होती है वो मिक्स्ड स्प्लिट रूट होती है, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी रैंक है सिर्फ 1 पर होती है और कॉमन 1 होती है, और कोई भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जो स्प्लिट रूट होती है वो ऑर्डिनरी लोग पीपल पर मौजूद होती है, इनकी जो ऑब्जर्वेशन स्पिरिचुअल एनर्जी की क्षमता है वो काफी ज्यादा कम है, और कल्टिवेट करना उनके लिए काफी ज्यादा हार्ड होता है, और इसलिए उसे यहाँ पर यूजलेस स्प्लिट रूट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, ये 5 एलिमेंटल स्प्लिट रूट होती है और 5 एलिमेंटल चाओटिक स्प्लिट रूट होती है, उन दोनों में फर्क होता है, और इस तरह की जो स्प्लिट रूट होती है उन्हें एब्जॉर्ब करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर वो हर तरह के एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपनी बॉडी में बिना किसी परेशानी के। अगर वो किसी एक को करते हैं तो वो दूसरे की पावर अपने आप बढ़ जाती है और एक दूसरे का सिंक बना सकते हैं। और इस पूरे के पूरे 10,000 ईयर्स में ये सिर्फ 3 बार प्रकट हुई इस पूरे के पूरे सेलेस्टियल डिवाइन कंटिनेंट, और जो भी इस स्पिरिट रूट को पजेस कर रखते हैं वो इवेंचुअली में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग बन जाते हैं, जो कि पूरे की पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख सकते हैं अपने हिसाब से। अगर वो जल्दी जल्दी नहीं मरे ना तो वो इतिहास भी बदल देंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है सभी के सभी एल्डर हमारे एमसी को घेर कर बैठे हुए, इसको देखकर एमसी शॉक होते हैं। उससे क्या लगता है सीनियर्स आखिरकार आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। यहाँ पर वो कहने में लगा हुआ था कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम तो बस यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आई है, तुम मुझे बता सकते हो तुम तो वाकई में तुम दम है। तुमने यहाँ पर पूरी की पूरी पब्लिक के सामने एक्सपोज कर दिया अपनी 5 एलिमेंटल चाइल्ड स्पिरिट रूट को पब्लिक, जिसके कारण हमारे सेक्ट मास्टर है उन्होंने हमें परेशान कर रखा है हमारे एंसेस्टर, ताकि इस न्यूज को बाहर ना फेंका जा सके। यहाँ पर सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है और समझाता है कि इस ओल्ड मैन ने उस एल्डर को और उसके डिसिपल को उसके ग्रैंडसन को पूरी तरीके से डिसिपल कर दिया है, पनिश कर दिया अच्छे तरीके से, और वो कभी भी तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आएगा। ये बस एक गलत फहमी, और तुम्हें कंपनसेट करने के लिए तुम्हारे तो स्पिरिट स्टोर वो भी प्रोवाइड करवा देगा। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि वो जानबूझकर अपनी इस न्यूज को स्पिरिट रूट के बारे में मुझसे बदला लेने के लिए खबर तो नहीं फैलाएंगे। यहाँ पर वो बताता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है यंग फ्रेंड, यहाँ के जितने भी यंगेस्ट डिसिपल है, यहाँ तक कि जो वांग देंग है उसके सभी के सभी मेमोरीज को मिटा दिया जा चुका है एल्डर्स जी के द्वारा, और यहाँ तक कि हम सभी के सभी एल्डर्स ने, जहाँ तक कि मैं सेक्ट मास्टर खुद ने ये कसम खा लिया है डाओ हार्ट्स का कि वो कभी भी तुम्हें लीक नहीं करने वाला तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के बारे में, वरना हमारी कल्टीवेशन खो जाएगी। ये बात सुनकर एमसी काफी सरप्राइज होते, क्या लगता है ये तो काफी सीरियस मैटर है। तभी सेक्ट मास्टर उससे क्या लगता है कि कोई सीरियस नहीं है, कोई सीरियस नहीं है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के मुकाबले में तो छोटी मोटी बात। खैर आज जबकि इसके बारे में बात करने में लगे हुए यंग फ्रेंड के, तुम्हें मुझे बता सकते हो कि तुमने इसके बारे में किसी को बताया अपने चाइल्ड स्पिरिट रूट के बारे में। तो एमसी उससे क्या लगता है नहीं अभी तक तो किसी को भी नहीं बताया। वो सीरियस होते पूछने लगता है कि तुम इस बात को लेकर श्योर हो। तभी एमसी भी कसम खाते हुए लगता है सच्ची कह रहा हूं मैंने किसी को नहीं बताया। तभी सेक्ट मास्टर उससे क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और कुछ जितने भी बाउंटी के जितने भी डिसिपल थे उन सभी को यहाँ पर वापस बुला लो पवेलियन में, और सभी के सभी लोग अपने डिसिपल को वापस बुलाने लगते हैं। तभी सीनियर सिस्टर वहां पर आने लगते हैं उस लड़के को लेकर, इसको देखकर वो काफी सरप्राइज होते हैं, क्या लगता है क्या हुआ डिसिपल लियो, आखिरकार मैंने तुमसे नहीं कहा था बाहर इंतजार करने के लिए। जहाँ पर वो कहने लगती कि मेरी जो जूनियर सिस्टर थी वो परेशानी में थी जियाव, ये इसने अभी भी बताया। ये बात सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं पूरी तरीके से। तभी बाहर सभी लोग बात करने में लगे, तो जो सीनियर ब्रदर क्वांग लॉन्ग है उन्होंने अपनी इज्जत को पूरी तरीके से खो दिया है भाई। आखिरकार किसने कहा था कि वो यहाँ पर प्रूव करे कि वो कॉप्स रिफाइनिंग मास्टर, लेकिन पता चला था कि ये तो एक्चुअली में स्पिरिट रूट बंदा है स्पिरिट बंदे के पास, लेकिन ये नहीं पता कि किस तरीके की स्पिरिट रूट थी उस बंदे के। तभी वो एल्डर चिल्लाते उससे क्या लगता है कि रास्ता दो जल्दी, क्योंकि उसका ग्रैंडसन पूरी तरीके से बेहोश हो चुका और काफी गुस्से में वहां से निकल रहा होता। वाओ एल्डर जहाँ पर वांग देंग को पुश करने में लगे हुए हैं, आखिरकार ये इतना सीरियस इंजर कैसे हो गया देखकर तो लगता नहीं है। तभी दूसरा बंदा क्या लगता है किसी ने पीट दिया रकेश को। तभी उसका एल्डर उसकी उसका ग्रैंडपा उसकी कनपट्टी में जोड़ते बजाते उससे कहने लग देखो तुमने आखिरकार यहाँ पर क्या कर दिया है, तुमने सिर्फ और सिर्फ उस बंदे की इविल कल्टिवेटेड डिसिपल को साबित करने में नाकामयाब रहे हो, बल्कि उसकी स्टोरेज रिंग भी चली गई है तुम्हारे हाथ से और उसका खजाना भी चला गया उसके अंदर का, और तुमने एक्चुअली उस बंदे को ऑफेंड कर दिया।
ये बात सुनकर वो बंदा उससे क्या लगता है कि तो व्हाट क्या हुआ, अगर मैं गलत था यहाँ पर ग्रांड, आपको अभी भी अपने स्पिरिट स्टोन की पड़ी हुई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ उसे चार्ज किया था झूठे इल्जाम, फिर उसके बाद हम लोग उसे रिपिटेंस वैली में भेज सकते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट के साथ पे करवाएंगे। ये बात सुनकर उसके ग्रैंडपा उसकी कॉलर पकड़ते उससे क्या लगता है तुम्हें अभी भी लगता है तुम ऐसा कुछ कर पाओ। बेवकूफ ग्रैंडसन, मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तुम एब्सोल्युटली यहाँ पर, मैं नहीं चाहता कि तुम उसे टारगेट करो आगे से उस बच्चे को। हम बाद में स्पिरिट स्टोन को जाकर लेके जाएंगे और माफी मांग लेंगे उससे। ये बात सुनकर ये उससे कहने लगता है ग्रैंडपा आप क्या कहने में लगी हो ये सब, आखिरकार मैं उससे क्यों माफी मांग, मैं इस साइड की होप हूँ, उम्मीद हूँ कि फ्यूचर कांगलान ग्रैंड कंपटीशन होने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं जो वांगजांग साइड के साथ अलायंस की गई थी मैरिज की, उसका पार्टनर मैं, ये सारा का सारा चीज मुझ पर डिपेंड करती है। तो आखिरकार उससे क्या लेना देना उस बंदे, ये वाकई में ऐसा लगता है कि ये बंदे से मैं माफी मांगू जाकर। इसको देखकर वो बंदा उससे क्या लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि जो बंदा है उसे टारगेट मत करो तो बेटर रहेगा, और अगर तुमने इसे टारगेट किया तो तुम पूरे पूरे कांगलान सेट को अपना दुश्मन बना लो, यहाँ तक कि ग्रैंडपा भी तुम्हारा मदद नहीं कर पाए। ये बात सुनकर काफी शौक होती है, उससे क्या लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या चलने में लगा हुआ है यहाँ पर। उसे ग्रैंडपा उसे बताता है कि ये बंदा इस हमारे कांगलान सेट की फ्यूचर होप, और इसके बाद ये बंदा कुछ भी नहीं कर पाता यहाँ, और क्या लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, ये तो एक कॉप्स कल्टीवेटर है। यहाँ पर क्लियरली कहा था मैंने गू वर्ड का इस्तेमाल किया तो सबको साबित करवाने के लिए, और जैसे कुछ कहने वाला होता है तभी उसके ग्रैंडपा से पूछ रहे थे जला दे, और जलाते उससे क्या लगता है कि ये तो बस तुम्हें इस पनिशमेंट को झेलने की जरूरत, और इस तरीके से फालतू की हरकतें मत करना और माफी मांग लेना शांति से। यहाँ पर हमारा एमसी उसको स्मेल करते हुए क्या लगता है अचानक से मुझे यहाँ पर रोस्टेड मीट की स्मेल क्यों आने में लगी हुई है, क्या मैं यहाँ पर कोई भी लंच डिलीवर करने के लिए आया है क्या, और उसे पॉइंट भी मिलते हैं इसके बदले में, जिसको देखकर एमसी शॉक होता है। क्या लगता है कि वाइस मैंने तो बस प्रेस किया था, उसकी तारीफ की थी रोस्टेड चिकन की, मीट की, तो आखिरकार मुझे डेथ वैल्यू कैसे मिली। तभी अचानक से वो दोनों की तरफ वहाँ पर उसके सामने यहाँ पर पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडसन दोनों आ चुके। इसको देखकर एमसी काफी सरप्राइज से पड़ जाए, और एमसी उससे क्या लगता है कि एल्डर वांग जुए तुम तो वाकई में समथिंग हो यार, तुमने अपने ग्रैंडसन को इतना ज्यादा फ्रेगनेंट करवा रखा है, यहाँ तक कि मेरी सीनियर सिस्टर है उसे भूख लुक पड़ी है आपकी स्मेल सूंघने के बाद। इसको देखकर वो कहने लगती है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी हुई है। इसके बदले में 38 पॉइंट्स मिलते हैं, और इसी बकवास सुनने के बाद दोनों गुस्सा आती है तो उसका ग्रैंडपा उससे क्या लगता है यंग फ्रेंड्स यंग, ये बस ये गलत फहमी, मैंने इसे पनिश कर दिया बुरी तरीके से, और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कंपनसेशन के तौर पर 3 मिलियन एक स्पिरिट स्टोन देने के लिए, मैंने एडिशनल 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन और देने में लगा हूँ, 5 मिलियन लोअर ग्रेड के स्पिरिट स्टोन हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे ग्रैंडसन को माफ कर सकते हो जो भी उसने किया तुम्हारे खिलाफ। ये बात सुनकर वो उससे क्या लगता है कि ये मेरी स्टेट फॉरवर्डनेस, मैं माफी चाहता हूँ तुमसे, मुझे माफ कर दे। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब जबकि मैं तुम्हें इस तरीके यहाँ पर देख रहा हूँ तो तुम्हें माफ कर देता हूँ सीनियर सिस्टर, तुम इसके स्पिरिट स्टोन को होल्ड कर सकती है, तुम ब्राइड प्राइस के तौर पर मैं डाउन पेमेंट तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तभी उसकी सीनियर सिस्टर उस रिंग को उसके मुंह में डाल देती है, जिसको देखकर वो खांसने लगता है और वो सभी के सभी लोग शॉक होते हैं, सरप्राइज होते हैं। तभी हमारी सीनियर सिस्टर उससे पूछ लगती है वांग देंग तुम और तुम्हारे जो जूनियर ब्रदर है इस मैटर को खुद ही सॉल्व कर, अब यहाँ पर सॉल्व हो चुका है तो अब बात करने का हमारे मैटर के बारे में। इस बात को देखकर वो सरप्राइज होता है और क्या लगता है कि तुम किस बारे में बात कर रही है जूनियर सिस्टर को, और तभी वो चिल्लाती है कि बाहर, और तभी उसकी जो जूनियर सिस्टर होती है वो वहां पर उसकी जूनियर सिस्टर को लेकर आ जाती है। में दोनों ही जूनियर सिस्टर है ना। इसको देखकर वो दोनों सरप्राइज हो जाते पूरी तरीके, और वो सरप्राइज होते क्या लगता है कि लुओ किंग आखिरकार इससे क्या मतलब है इसका। तभी वो कहने लगती है कि बहुत होगी तुम्हारी बकवास, मैं बहुत झेल चुकी हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारे द्वारा और मैनिपुलेट नहीं होना चाहती फ्यूचर। तभी उसका ग्रैंडपा उससे पूछने लगता है कि वांग देंग इसका क्या मतलब हुआ, क्या इससे तुम्हारा जियाओमैन से कुछ इन्वॉल्वमेंट है। तभी वो कहने लगता है लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बताता, जिस कारण से मैंने इन पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी हमारे बीच में, वो सारे कि ये कॉप्स कल्टीवेटर रिफाइनर है, वो सारे की सारी गलती इस वुमन की है, और मैं इस वुमन को यहाँ पर माफी मंगवाने के लिए लेके आने वाला था। सारी की सारी इस गलती इस लड़की की गलती, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इसने मुझसे ये भी कहा था कि जांग डाओवेस्ट जिंग ये है वो एक कॉप्स रिफाइनर। हमने इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया, तो हमने थोड़ा बहुत फोर्स का इस्तेमाल किया था। ये बात सुनकर वो लड़की उससे कहने लगती कि तुम क्लियरली इस लड़की को टॉर्चर करने में लगे हुए थे, कंफर्म करने के लिए इसकी आइडेंटिटी के बारे में कि ये कॉप्स रिफाइनर है कि नहीं, और इसने इस टॉर्चर को कितना ज्यादा एंडोर किया, लेकिन कभी भी इसने सच्चाई के बारे में नहीं बताया, और तुमने फाइनली गू इंसेट का इस्तेमाल किया था सच्चाई निकलवाने के। ये बात सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि तुम बता सकते हो कि आखिरकार किसने किया उसके साथ ऐसा। तभी वो कहने लगती है कि वो मैं थी। ये बात सुनकर वो दोनों सरप्राइज हो जाती है और बताती है कि सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि मैंने कई सारे ऐसे काम किए इसके कमांड के अंडर में रहकर। मैं इस बार के सारे जितने भी गंदे काम किए इस बंदे ने सबके सब रिपोर्ट देना चाहूंगा एविडेंस के साथ में सेक्ट मास्टर के पास, ताकि अपनी पनिशमेंट को मैं झेल सकूं। ये बात सुनने के बाद वो कहने लगता है ये पूरी तरह से रिडिकुलस है, सारे के सारे जितने भी कांड किए हैं वो तुमने किए थे, और सबसे बिगेस्ट क्राइम ये है कि मैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड। मैं सोचता था कि हम लोग फेलो डिसिपल्स हैं तो मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तभी वहां से जाने लगते और उससे कहने लगते तुम्हें जो कहना है वो तुम कह सकते हो, मैं सेक्ट मास्टर के पास जाने में लगी हुई हूँ, चलो देखते हैं कि ये बात पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरे मन में सोचते हुए कहने में लगी हुई थी जल्दी करो जल्दी से एक्शन। ये बंदा कहने लगता है कि तुम सेक्ट मास्टर से मिलने से पहले ही, अगर हम मुझसे मिलने से पहले ही सेक्ट मास्टर पर शायद एविडेंस लेकर पहुंच चुकी होती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्या तुम यहाँ पर मुझे फोर्स करने की कोशिश कर दी हो कि मैं अपने आप को तुम्हारे सामने एक्सपोज कर दूं? सही कहा ना लुओ। ये बात सुनकर उसके पसीने छूट जाते और हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है जो प्लान था वो फेल हो चुका। तभी कुछ देर के पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो लड़की उसके पास आकर उसे सब कुछ बता देती है और उससे कहने लगती है कि इस बंदे ने मेरे बॉडी के अंदर लाइफ एंड डेथ गू को इनसाइड में प्लान कर रखा हुआ है। जैसे जैसे वो कंट्रोल कर सकता है मदर गू को, हम मुझे किसी भी मूवमेंट पर वो मार सकता है। मैं भले ही कंसंट्रेटेड एविडेंस प्रोवाइड नहीं करवा सकती उसकी इविल डीड के कारण, लेकिन अभी तक मैंने जो प्रिटेंड किया है उस हिसाब से मैं उसके जहाँ पर जाऊंगी उसे फंसाऊंगी
और उसे मजबूर करोगी उस गू इंसेक्ट को एक्टिवेट करने के लिए, वो मुझे मार देगा। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा सब, और उसकी करंट बॉडी के साथ इसे रिपेटेंट वैली की तरफ भेज दिया तो ये पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ये बात सोचकर उसकी सीनियर सिस्टर से कहने लगती है कि तुम वाकई में सबको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो उसके लिए। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगती है जूनियर सिस्टर, ये तो वही पनिशमेंट है जो मैं डिजर्व करती। ये बात सुनकर एमसी उससे पूछने लगता है कि सीधे सीधे कहूं तो जितने ज्यादा डिसिपल्स को तुमने चोट पहुंचाया है, जितना मेंशन किया था उससे भी ज्यादा लोग होंगे, मैंने सही कहा ना? तो आखिरकार तुमने इतना ज्यादा दिल क्यों बदल गया तुम्हारा? तभी लड़की उससे कहने लगती है कि इससे पहले कि मैं यहाँ पर मर जाऊं, अगर मैं मर भी जाऊं ना, इससे पहले तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि क्या होने वाला है, लेकिन जब से तुम यहाँ पर आए हो मेरे सामने, तब से मुझे एक मौका मिल चुका है अपना बदला लेने के लिए वागदेंग, और वागदेंग की सारी पोल खोलने के लिए कि वो बंदा कितना ज्यादा एरोगेंट, इसने कितनी ज्यादा अच्छी तरीके से प्लान करता है सब कुछ, लेकिन उसके प्लान को तुमने रिपीटेडली फेल करवा दिया है, जिसके कारण इसे बहुत ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। इतनी इतनी ह्यूमिलिएशन कभी भी इसने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की हो, अब जबकि इसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। इसके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी ये स्कैम करने के लिए, और मैं इसे फंसा सकती हूँ अच्छी तरीके से। मैं यहाँ पर ये तो बता नहीं सकती कि आखिरकार किस तरीके की इविल डीड्स ने की थी पब्लिक, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ कि इसे थोड़ी बहुत सजा ही मिल जाए उतना करने के लिए। तभी बंदा उससे कहने लगता है कि मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हारी सभी इविल डीड को कवर अप करने में लगाऊं तो इतने सालों से, लेकिन तुम इस तरीके से मुझे बीच में खंजर घोपोगी। और वो कहने लगता है ग्रैंडपा, मैंने इस वुमन के सभी इविल डीड को रिकॉर्ड कर रखा हुआ है, इंक्लूडिंग जब किस तरीके से वो जिरावन को चोट पहुंचाने में लगी हुई, और ये मेरी रेजिडेंस में मौजूद, प्लीज आप इसको सेट रूल के हिसाब से निपटना। ये बात सुनकर ये लड़की पूरी शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है कि स्टार्टिंग से मैं तुम्हारे लिए बस एक टूल थी जिसे तुम कभी भी अपना ब्लेम शिफ्ट कर सकते। सही कहा मैंने। ये बात सुनकर ये बंदा उससे कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कहने में लगी हुई हो। ये बात सुनकर काफी ज्यादा चिलिंग महसूस होने में लगा हुआ, लेकिन तुम कभी भी अपने क्राइम को छुपा कर नहीं रख सकती हो, तुम्हें पनिशमेंट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और एक बार तुम पनिश हो जाओगी तो मैं भी यहाँ से नहीं बच पाऊँ, मैं भी पनिशमेंट को जो डिजर्व करता हूँ उसे एक्सेप्ट कर लूँ। लेकिन अगर तुम यहाँ पर एविडेंस को प्रोवाइड करवा देती हो मेरी इन्वॉल्वमेंट होने का और मैंने क्या क्या गलती की है, तो मैं इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को मना नहीं करूंगा लेने के लिए। ये बात सुनकर एमसी आगे आता है और उससे कहने लगता है कि ओह, एविडेंस के बारे में बात करें, हमारे आंखों के सामने यहाँ पर एक विटनेस बैठा हो, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तुमने नहीं कहा था कि ये जो विक्टिम है वो खुद प्रोवाइड करवा सकता है, फॉल्स टेस्टिमोनी नहीं कह सकता ये बंदा। ये बात सुनकर वो बंदा कहने लगता है कि इसकी टेस्टिमोनी है, इसलिए नेचुरली हम क्रेडिबल कह सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मैं जियाओ को हील कर दूं ताकि मैं अपने नाम को क्लियर कर सकता। तभी सीनियर उससे कहने लगते हैं एक बार जो ट्रू गू इसमें इम्प्लांट कर दिया जाएगा तो वो पूरी होस्ट की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर ले, और इसकी बात कंप्लीटली जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम उससे क्या क्वेश्चन पूछोगे, वो सच्चाई बोले। लेकिन उससे जो लाइफ फोर्स है वो जब खत्म हो जाएगी तो जो गू इंसेक्ट है उसे वापस बुलाना नामुमकिन के बराबर है, और ये तुरंत ही कुछ समय बाद मारी जाएगी। और इस बंदे के पास कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं बची हुई जब तक इस हमारे पास कोई भी लेजेंडरी एलेक्सरी नहीं मौजूद ना हो, लाइफ रिस्टोरिंग एनर्जी जो कि हेवनली एक्सट्रीम रियलमी में पाई जाती है, और या फिर उससे ज्यादा और काफी हाई लेवल की एलेक्सरी है। वरना ऑर्डिनरी मेथड से जो लाइफ फोर्स हम जनरेट करेंगे वो इसको ठीक करने के लिए काफी नहीं होने वाली, वो उतनी ज्यादा फास्टर तरीके से गू इंसेक्ट डेवलप करेगा जैसे इतनी फास्टर तरीके से तुम जनरेट नहीं कर पाओ। अगर ये गू इंसेक्ट को रिमूव किया नहीं जा सकता तो जियावन कभी भी वेकअप नहीं होने हो पाएगी। तभी उसका ग्रैंडपा उससे कहने लगता है कि लियो को तुम जल्दी से लॉ एनफोर्समेंट की तरफ बढ़ो, हम इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे इसके बाद में क्लियरली बाद में, और इस मैटर को मेरे ग्रैंडसन इन्वॉल्व, तो सीधी सी बात है इसका जो इन्वेस्टिगेट है लॉ एनफोर्समेंट को करना चाहिए अदर एल्डर्स के द्वारा, और मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि जो इनोसेंट पर्सन है उसे कभी भी गलत तरीके से सजा नहीं मिलने वाली, और जिसने गलत काम किया उसे सजा जरूर मिलेगी। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अपनी सिस्टर से पूछ सकते हैं। ये बात सुनकर उससे ग्रैंडपा उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो लिटिल फ्रेंड्स देंगी। सीनियर डिसिबल लियो आज ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है क्लियरली, इसकी जो करंट स्टेट है वो कभी भी रेस्पॉन्स नहीं कर सकती आउटसाइड वर्ल्ड जब तक तो यहाँ पर इविल मेथड का इस्तेमाल नहीं करोगे, जैसे कि सोल सर्च। ये बात सुनकर वो सरप्राइज होते हैं, उससे क्या लगता है सोल सर्च ये क्या है। तभी सीनियर सिस्टर तुरंत मना कर देती है और उससे क्या लगती है एक बार उसकी सोल डैमेज हो जाएगी तो वो लिविंग डेड पर्सन की तरह बन जाए। यहाँ पर एमसी उससे क्या लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है सीनियर सिस्टर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी जो मैं यूज करने वाला हूँ सेफेस्ट मेथड है जिससे कि मैं क्योर कर सकूं अपने सीनियर डिसिपल जियाओ वैन को। तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं समवॉट नॉलेजेबल हूँ मेडिसिन में, और इससे पहले मैं एक बंदे को कई सारी मेडिसिन जहरीली पिल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद भी वो बंदा वापस आ चुका था। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाती है, उससे कहने लगती है कि साफ सामने दिख रहा है कि वो तुम ही थी। तभी वो अपने ग्लव्स को बाहर निकालता है और सिस्टम से कहने लगता है कि मैं वाकई में मेरे लिए अच्छा नहीं होगा कि मैं डायरेक्टली उसे हील कर, क्या तुम मेरे लिए कुछ ऐसी पिल खरीद सकती हो शॉप से जो कि बस नॉर्मल दिखने वाली और कोई पहचान ना पाए और किसी को खाने से चोट भी ना पहुंचे। और तभी वो पिल उसे देते हैं, उससे कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर सबसे पहले तो ये पिल उसे दे दो जिससे कि इसकी बॉडी पूरी तरह से रिप्लेस हो जाए। लेकिन जैसे ही हमारा एमसी से देखता है पूरी शॉक हो जाता है और उससे लगता है सर एक मिनट रुको ये क्या चीज है। तभी सिस्टम कहता है क्या हुआ, क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था, मैंने तो उसी के हिसाब से होस्ट की रिक्वायरमेंट को फिल कर दिया है। भाई साहब ये तो आप समझ जाओ कौन सी गोली है, मीठी गोली है मीठी गोली। इसको देखकर सीनियर सिस्टर भी सरप्राइज होते हैं, कहने लगती है कितनी ज्यादा फैंसी पिल की बोतल, इस पर जो नाम लिखा हुआ है उसे मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ यहाँ तक। इसको देखकर ग्रैंडपा उसका आता है उसके पास, उससे क्या लगता है कि जो पिल की फ्रेग्रेंस है वो काफी ज्यादा यूनिक है, लेकिन इसमें से कोई भी एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं लग रही है मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी की। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि ज्यादा बकवास ना करो, जल्दी जल्दी सीनियर सिस्टर को ये खिला। और तभी एक गोली निकालकर मिट्टी गोली निकालकर उसके मुंह में डाल दी जाती है, और तभी हमारा एमसी सभी को पीछे हटने के लिए कहने लगता है और फालतू के मंत्र पढ़ने लगता है उल्टे सीधे जो कि किसी को भी समझ नहीं आते। इसको देखकर ये बंदा कहने लगता है कि ये बकवास नहीं करना लगा बस हमारे साथ। तभी उल्टे सीधे मंत्र पढ़ना चालू कर देता है और हरकतें देने
लगता है उल्टी सीधे पोज बना बना कर। इसको देखने के बाद सभी के सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पूरी तरीके से, और तभी अचानक से उसकी पीठ के पीछे अपने हाथ को टच करता है जोर से। इसको देखकर सिस्टम भी शॉक होते हैं, उससे पूछने लगता है कि तुम ये सब क्या करने में लगे हुए हो होस्ट, ये सब अननेसेसरी ऑपरेशन करना जरूरी था क्या? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम ये यानी पेंडेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर इसकी विटल एनर्जी को पूरी पूरी एक बार में रिस्टोर कर सकते हो, लड़की पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। इसको देखकर एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, अगर ये डायरेक्टली लाइफ में वापस आगे सिर्फ टच करने भर से तो इन सभी को पता चल जाएगा। ये काफी ज्यादा शॉकिंग वाली बात हो, और जितना ज्यादा इसको ये कम समझे उतना ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। और तभी उसकी जो लाइफ एनर्जी होती है उसकी बॉडी में जाना चालू हो जाती है। इसको देखकर वो काफी शॉक होते हैं और उससे कहने लगता है कि इसकी विटलिटी वाकई में वापस आने में लगी हुई है। और ये बंदा काफी घबराते हुए क्या लगता है ये इम्पॉसिबल है, आखिरकार इसने अभी भी यहाँ पर क्या किया। और सभी के सभी एल्डर्स लाइव स्ट्रीमिंग देखने में लगे हुए होते हैं। तभी वो एल्डर उससे कहने लगते हैं जैसा कि मैंने उम्मीद किया था चायोटिक स्पेशल रूट से, इसकी जो मेथड होती है पूरी तरीके से अनहियर सुनी, मैंने कभी भी नहीं सुनी है पूरी लाइफ में अपनी। तभी सेक्ट मास्टर भी पूरा बेवकूफ बन जाता है और कहने लगता है कि इस तरह की जो पिल इसने खिलाई थी और जो मंत्र उसने पढ़े थे पूरी तरीके से अजीब है, मैंने कभी नहीं सुने, काफी ज्यादा अजीब स्ट्रेंज है। मतलब शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये कोई एंशिएंट इनहेरिटेंस होगी या फिर इसके टीचर ने इसे दिया होगा। तभी वो एल्डर उससे कहने लगती है कि अगर इसके पास इस तरीके की मेथड है तो तुम ट्राई करने के लिए पूछ सकते हो उससे। लेकिन तभी सेक्ट मास्टर उससे बीच में रोकता है, उससे क्या लगता है कि इसका कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है, और देखकर ऐसा लगता है कि इसकी जो मेथड है जो इस्तेमाल करने में लगा हुआ है काफी ज्यादा टोल लेती है इसकी बॉडी, और पूरा सूख चुका होता है हमारा। और वो सिस्टम से क्या लगता है कि तुमने आखिरकार में स्पेशल एनर्जी एब्जॉर्ब करने में लगे हुए, बंद करो अब, मैं पूरी तरह से ड्राई हो चुका हूँ। तभी सिस्टम उससे क्या लगता है कि तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम्हें ऐसे एक्ट करना जैसे कि तुम पूरी तरीके से तबाह होने वाले हो। तभी एमसी से शांत करते हैं, उससे क्या लगता है कि बहुत हो गया, अब तुम रुक सकते, मैं वाकई में बहुत ज्यादा नेव था उस वक्त। तभी वहां पर उसकी जूनियर सिस्टर को होश आने लगता है। इसको देखकर वो सरप्राइज होती है, उससे क्या लगता है कि तुम्हें होश आ चुका है, और वो सामने अपनी सीनियर सिस्टर को देखकर काफी सरप्राइज होती है, और ये बंदे के होश उड़ जाते हैं पूरे के पूरे, और क्या लगता है कि इम्पॉसिबल, जो ट्रू स्पीच गू है वो अभी भी इसकी अंदर है इस बॉडी, आखिरकार ये कैसे होश में आ सकती है। तभी जो गू है वो उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगता है उसके कारण, जहाँ पर सीनियर सिस्टर उसके गू को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और उससे क्या लगता है मूव करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा एमसी तुरंत वापस से उसके गू को अंदर उसके कान के अंदर डाल देता है। इसको देखकर उसकी सीनियर सिस्टर काफी शॉक हो जाती है और चिल्लाते उससे कहते हैं जूनियर ब्रदर आखिरकार तुम ये सब क्या करने में लगे हो, फाइनली वो इंसर्ट बाहर आ गया था तुमने वापस इसे कान में डाल दिया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, उसके कान में देखने लगती। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि जूनियर सिस्टर जियाओ बहन तुम मुझे सच सच बताओ अपनी सीनियर सिस्टर का अपना सबसे ज्यादा बिगेस्ट सीक्रेट। तभी उसकी सीनियर सिस्टर को बताने लगती है उसकी जूनियर सिस्टर, जब मेरी सीनियर सिस्टर नहाने में लगी हुई थी तब मैंने उसकी अंडरवियर चुरा ली थी और अपने पास छुपा कर रख ली है। भाई एक नंबर की ठरकी है ये तो। और जब ये बात उसकी सीनियर सिस्टर को पता चलती है तो वो काफी गुस्से में आ जाती है और उससे क्या लगती है तो वो अच्छा मेरे कपड़े चुराने वाली तू थी या। तभी वो चिल्लाते हुए लगती है, कान पकड़ के खींचती है ना, इसलिए वो दुखरा सीनियर सिस्टर मैं गलत थी माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी हमारा एमसी बीच में कूदकर उससे क्या लगता है कि जूनियर सिस्टर जियाओ बहन आखिरकार तुम्हें किसने टॉर्चर किया था और किसने तुम्हारे अंदर बॉडी के ट्रूथ टेलिंग इंसेक्ट को डाला था। तभी वो उससे कहने लगती है कि वो सीनियर ब्रदर वांग थे जिन्होंने सीनियर सिस्टर लुओ को इनको ऑर्डर दिया था ये सब करने के लिए। बात जानकर वो शॉक हो जाती है इसकी सीनियर सिस्टर, और ये बंदा शॉक होते हुए क्या लगता है कि ये बंदा झूठ बोलने में लगी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी हमारा एमसी फिर पूछता है कि जो ट्रूथ टेलिंग इंसेक्ट है वो अभी भी इस बॉडी के अंदर है इसकी, तो आखिरकार जो जूनियर सिस्टर जो भी कहने में लगी है वो 100% ट्रू है। वांग तुम यहाँ पर अपने ही फेलो डिसिपल को चोट पहुंचाने में लगे हुए हो और तुम अपने क्राइम को एक्सेप्ट नहीं करते। तभी ये मन में सोचते हुए क्या लगता है कि अच्छा तुम मेरे साथ इस तरीके से प्ले करना चाहते हो, चलो एक साथ मरते हैं। और चिल्लाते हुए क्या लगता है कि अगर ऐसी बात तो जियाओ मैंने तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हें पता है कि आखिरकार जो तुम्हारा सीनियर ब्रदर जूनियर ब्रदर है वो एक कॉप्स कल्टीवेटर, और तुमने ही मुझसे ऐसा कहा था ना। ये लौंडिया ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, अगर ये यहाँ पर कन्फेस कर लेती है तो तुम भी यहाँ पर फंसने वाले, एक बार ये कन्फेस कर लेगी तो तुम यहाँ पर बचकर नहीं निकल पाओगे। अगर तुम इसे रोकना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ टेलिंग इंसर्ट को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तुम बच पाओगे। ये बात सुनने के बाद उसकी जूनियर सिस्टर उससे सीनियर सिस्टर कहने लगती है हमारे ब्रदर की किसने कहा था कि जो कॉप्स ये एक बंदा एक कॉप्स कल्टीवेटर है, ये बस एक बहुत ज्यादा बेवकूफ सा इनोसेंट और नेव यंग मैन है जो कि सीनियर सिस्टर की ब्यूटी के कारण पूरी तरीके से पगला चुका। ये बात सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाती है, चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था इससे पहले तो। तभी वो कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना, मैं बस तुम्हें टीज करने में लगी हुई थी, जो भी मैंने कहा था वो सच्चाई अब ये है। इस बात को देखकर उसे गुस्सा आ जाती है, कहने लगती है कि तुम क्या बकवास करने में लगी हुई हो, मैंने तुम्हारे ट्रूथ टेलिंग इंसेक्ट प्लांट किया था इससे पहले। ये बात सुनकर वो अपने मुंह से ही सारी की सारी पोल खोल देता है और सभी के सभी लोग आराम से समझ जाते हैं। और यहाँ पर जैसे इसकी पोल खुल जाती है तो अब इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बस। तभी सेक्स मास्टर भी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके वहां पर पहुंच जाता है और वहां से कहने लगता है कि बहुत हो गया, तुम्हारे जो फैक्ट्स है वो क्लियर हो चुके हैं। वांग देंग तुम्हें तुम्हारे क्राइम के बारे में पता है तुमने क्या किया। इसे देखकर वो घबराते हुए क्या लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है सेक्ट मास्टर। तभी इसके ग्रैंडफादर उसकी कनपट्टी में जोर से खींच के बजाता है और सेक्ट मास्टर से माफी मांगते हैं। उससे कहने लगता है कि ये मेरी गलती थी, ये जो फादर है इसके ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और मैं ज्यादा से ज्यादा समय सेक्ट अफेयर्स में गुजारा करता था और मैंने अपने सिर्फ अपने ग्रैंडसन के कल्टीवेशन में कभी ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया और इसके एजुकेशन मोरल पर ही पूरी तरीके से समय दिया ही नहीं है, सिर्फ कल्टीवेशन पर फोकस करवाया इस बंदे को। तो सेक्ट मास्टर मैं माफी चाहूंगा कि आप इसे पनिशमेंट करो खुद और मुझे भी पनिशमेंट करो। ये बात सुनकर सेक्ट मास्टर उससे क्या लगते हैं कि जहाँ पर सेट के खुद के रूल्स है वांग जू है, तुम लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एक एल्डर हो तो तुम्हें भी अंडरस्टैंड समझना चाहिए क्या अभी की सिचुएशन क्या हो रखी। जो वांग देंग है और जो लुओ किंग ने दोनों ने मिलकर अपने फेलो डिसिपल को चोट पहुंचाई और सेक्ट रूल के हिसाब से इन्हें वैली ऑफ रिपेटेंस में भेज दिया जाएगा। ये बात सुनकर ये लुओ किंग है वो रोना चालू कर देती है, फाइनली इसको इंसाफ। लेकिन तभी अचानक से उसके मुंह से खून निकलने
लगता है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाती है और वो बंदा यहाँ पर कहने लगता है कि तुम बिच कहेंगी, तुम्हारी गलती है सारी की सारी, तुमने मुझे धोखा दिया, अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। तभी वो लुओ किंग वहीं पर गिर जाती है बेहोश होकर और धीरे धीरे करके उसकी आंखें बंद होने लगती है। जहाँ पर उसकी जो जूनियर सिस्टर यानी कि छोटी सिस्टर उससे उससे पूछने में लगी थी कि सिस्टर लुओ किंग तो वाकई में गॉड बनने वाली हो क्या। तभी उसकी सीनियर सिस्टर ने उससे कहा था एक बार कि लिटिल सिस्टर तुम बिल्कुल सही कहने में लगी हुई है, उसके बाद मैं इस विलेज के ख्याल रखूंगा और तुम्हें टैक्स भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी आधे हो जाए। ये बात सुनकर वो कहने लगती है अच्छी बात है ये तो। लेकिन जब वो सेक्ट में आकर पहुंच गए तो सभी के सभी लोग उसकी बेइज्जती करने में लगे होते हैं और कहने लगते हैं क्या तुमने सुना है कि जो न्यू रिक्रूट है वो सिर्फ माउंटेन से आई हुई है। अब समझ में आया कि आखिरकार ये बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बिहेव क्यों नहीं कर रही। तभी उनमें से एक बंदा अगर उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में एक विलेज से नहीं आई हो क्या, अगर तुम अपने विलेज को परेशानी में नहीं चाहते हो तो तुम मेरे साथ डुअल कल्टीवेट कर। और जैसे ही इसके साथ कांड होने वाला था तभी उसका सीनियर ब्रदर से बचाने के लिए आ जाता है और कह रहा होता है जूनियर सिस्टर क्या तुम ठीक हो, यहाँ पर तुम खड़ी हो सकती है। जहाँ पर वो मन में सोचते हुए कहने लगती है जैसे ही मैं यहाँ पर अपने लिए एक पैटर्न ढूंढ लूँ तो मैं अपने आप को इस सेक्ट में इस तरीके से स्टेब्लिश कर सकती हूँ। अगर मैं अपने विलेज को किसी भी सफरिंग से बचा सकती हूँ तो कुछ भी करने के लिए तैयार। और वो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती। तभी हमारा एमसी उस लुओ किंग का हाथ पकड़ता है और अपने विडिलिटी ट्रांसलेट करने लगता है उसमें और उससे कहने लगता है कि जो गू वॉर्म है ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है तुम्हारे हार्ट वेन्स को और मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बचा सकता, लेकिन तुम्हें कुछ देर के लिए मरने से तो रोक ही सकता हूँ। क्या तुम्हारी कुछ आखिरी इच्छा या आखिरी शब्द है। तभी वो कहने लगती है कि मेरी जो स्टोरेज रिंग है प्लीज प्लीज उस स्टोरेज रिंग को मेरी सिस्टर को पहुंचा देना, उससे कह देना कि तुम्हारी जो सिस्टर है वो ऑलरेडी इमॉर्टल बन चुकी है और असेंड कर चुकी है एक हाई रियलमी पर और वो कभी भी वापस नहीं आएगी और उसका ख्याल रखने दीजिएगा फादर और मदर। ये बात सुनकर एमसी उसकी बात से एग्री होता है और उससे पूछने लगता है कुछ और। यहाँ पर वो कहने लगती है अगर मैंने उस हाथ को पकड़ा होता उस समय पर सही तरीके से या फिर मुझे ये वाला हाथ मिला होता तो शायद मेरी सिचुएशन अलग होता। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि इसने जानबूझकर अपनी लाइफ फोर्स की सप्लाई को काट दिया है खुद से ही और वहीं पर उसका अंत होता है और लोग मारी जाती है। तभी सीनियर सिस्टर उसके पास आकर उससे कहने लगती है शायद जो कहना था उसने कह दिया ऑलरेडी। यहाँ पर जो बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम रेस्ट वूमन कहीं की, तुम मरने लायक डिजर्व करती। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही नहीं मारने वाला बल्कि मैं तुम्हारे फादर मदर और तुम्हारी सिस्टर पूरे के पूरे गांव को तबाह कर दूं। जिसको देखकर हमारा एमसी उसकी तरफ मारने के लिए बढ़ने लगता है और उसकी कनपट्टी में एक बार जोर से खींच के बजा। इसको देखकर वो कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत लाइटर है, तुम्हारे जो पावर है वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, क्या बस यही तुम्हारी ट्रू स्ट्रेंथ है। इससे तो मुझे एक खनौच भी नहीं आई। और एमसी उससे पूछने लगता है कि वाक नहीं तुम मुझे सच सच बताओ जो डिमोनिक कल्टीवेटर है अपने आउटर डिसिबल को चोट पहुंचाने के लिए किसने कॉल किया था उसके साथ मिलकर। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज होता है, कहने लगता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी वो कहने लगता है कि मैंने किया था ये और मेरे ग्रैंडफादर के साथ मिलकर। ये बात सुनकर उसका ग्रैंडफादर शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है तुम बादशाह कहीं के तुम ये सब क्या बकवास करने में लगी हो। और तभी अचानक से एक शील्ड बन जाती है उसके ग्रैंडफादर को पकड़ने के लिए और वो कोई और नहीं इंसेक्ट लीडर होते हैं ऐसा करने वाले और उससे कहते हैं एल्डर वांग जी है तुम्हारे ग्रैंडसन को बात करने। तभी इसके ग्रैंडसन पूरी जगह से कंफ्यूज उससे कहने लगता है कि तुमने अभी ये मैं सब क्या कहने में लगा, ये सब क्या चलने में लगा हो और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी अचानक दिमाग की बत्ती जलती है और कहने लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता कि जब इस बंदे ने इसके थप्पड़ मारा था तब इसने गू टेक्निक का इस्तेमाल किया था, लेकिन जो गू है वो अभी भी यू वांस की बॉडी में मौजूद नहीं है क्या। तभी हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है तो तुम सोचना बंद कर दो, तो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। आखिरकार तुमने अपने फेलो डिसिपल को चोट क्यों पहुंचाई और जो एल्डर वांग जुए हैं उसे तुम्हारी मदद कैसे। जहाँ पर वो बताने लगता है, कहने लगता है कि 4 साल पहले की बात है, मुझे उस डिमोनिक कल्टीवेटर के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था एक सेट का मिशन को कैरी करने के लिए। जब मैं सेट का मिशन करने के लिए गया था और उस बंदे को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था और वो मेरा इस्तेमाल करना चाहता था ताकि मैं लो लेवल कल्टीवेटर की सोल को उसे कलेक्ट करने में उसकी मदद कर। और मन में सोचते हुए कहने में लगा तो डैम इट मेरी जो बॉडी है वो मेरी बात नहीं सुन रही। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं उसने मुझे फोर्स कर दिया था मुझे एक ऐसी टेक्निक गू किंग आर्ट को सिखाने के लिए, उसका आधी हाफ मुझे सिखा दिया जिससे कि मेरी जो कल्टीवेशन है वो रैपिड प्रोसेस होना चालू हो गई। लेकिन इसे एब्जॉर्ब करना पड़ता था कल्टीवेटर के एसेंस, वरना तो मैं डेविल के द्वारा पसेस कर लिया जाए। इसलिए मैं आउटर साइड के डिसिपल से उन्हें टारगेट किया करता था जिनके पास कोई भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं और उन सभी को मैं डिमोनिक कल्टीवेटर्स को प्रोवाइड करवाया करता था। उनके एक्सेप्ट सोल को उन्हें दे दिया करता था और एसेंस को मैं खुद के लिए रखा करता था कल्टीवेट करने के लिए। अगर जो कोई कल्टीवेट करता था पहले हाफ उन्हें पजेस कर लिया जाएगा डेविल के द्वारा, लेकिन उसने मुझसे ये कहा था कि अगर मैं दूसरा हाथ दे और मैं उसकी मदद करूँ कि 500 सोल्स को कलेक्ट करने में तो मुझे दूसरी टेक्निक भी दे देगा दूसरा वॉल्यूम। और क्योंकि जो आउटर साइड के डिसिपल थे वो गायब होने में लगे हुए थे तो यहाँ पर कुछ लोगों को पता चल गया था, जो लॉ एनफोर्समेंट में काफी सारे लोगों ने रिपोर्ट भी कर दिया था। तो जो लॉ एनफोर्समेंट होल के जो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन टीम थी उस मैटर को संभालने वाली और सबसे पहले उसने हमारे ग्रैंडफादर को इसके बारे में बताया और फिर मैंने अपने ग्रैंडफादर को सारे के सारे मैटर के बारे में सब कुछ बता दिया। और जब उसने सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया तो उसे पता चला कि जो गू किंग की आर्ट वो एक एंशिएंट अर्थ एक्सट्रीम आर्ट है टेक्निक। जब तक इसे कि कोई भी बंदा इसके एसेंस को एब्जॉर्ब करता रहेगा तब तक यहाँ पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। तो इसलिए जिस बंदे ने इसे रिपोर्ट किया था इन्वेस्टिगेट वाली टीम बंदे को एनफोर्समेंट हॉल में पर्सनली खुद जाकर उस बंदे से निपट लिया मेरे ग्रैंडफादर। लेकिन उससे पहले हम लोग उस डिमोनिक कल्टीवेटर से मिलने भी लिए गए थे और जब हम उसके बारे में पता चला
उसकी स्ट्रेंथ के बारे में कि वो मेरे सुप्रीम एल्डर से भी कमजोर नहीं है और वाकई में उसके पास सेकंड हाफ है उस आर्ट। तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो तुरंत मान गए थे उसके साथ काम करने के लिए और सारे की सारी जितनी भी रिपोर्ट्स आई थी डिसिपल के मिसिंग होने की, उसे गायब कर दी और कहते कहते वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसको देखकर उसका ग्रैंडपा बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है। तभी एमसी कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मरा नहीं है, ये बस बेहोश हो चुका है अपनी लाइफ फोर्स का खत्म होने का, और मैं जो गू वॉर्म उसे एक्सट्रैक्ट कर लेता उसकी बॉडी से। तभी सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था बांग हुए कि तुम कुछ ऐसा करने वाले हो। तभी उससे कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर वे सभी के सभी लोग यूजलेस थे और वो आउटर डिसिपल्स थे जो किसी काम के नहीं थे, जो मेरे ग्रैंडसन थे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। तुमने जैसे कि देखा ही होगा इसकी इंप्रूवमेंट को, और सिर्फ आधी टेक्निक को प्रैक्टिस करने का नतीजा है ये। फुल करेगा तो क्या होगा। इसको देखकर उसको सेक्ट मास्टर को काफी गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, तुम यहाँ पर लिविंग पीपल को कल्टिवेट करने के लिए लाइफ एसेंस का इस्तेमाल करने में लगे हुए हो, जो कि डिमोनिक सेट से बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। ये बात तुमको उसका ग्रैंडपा से क्या लगता है तो क्या हुआ, क्या तुम अभी की सिचुएशन समझ में नहीं आ रही हमारे साइड के जो सेक्ट मास्टर अगर यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं करते तो हमारा जो कम्युनिस्ट सेक्ट है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तुम्हारे हाथों में। तभी सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि एक ऐसा ब्रेक थ्रू जो कि हमारे सेट के मोरल्स को पूरी तरीके से तबाह कर देता है तो बढ़िया होगा कि सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, हमारे लिए जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है वो हमारे सामने नहीं है, वो हमारे एमसी को देखकर ऐसा कहने में लगा हुआ। तभी उसके बाद कई सारे लोग आते हैं उन दोनों को पकड़कर वहां से ले जाते। तभी सेक्ट मास्टर हमारे एमसी से कहने लगता है कि ये बस मेरी गलती थी, मैंने इस बारे में कभी भी रियलाइज भी नहीं हुआ कि जो लॉ एनफोर्समेंट के एल्डर है वो इविल कल्टिवेटर के साथ मिलकर काम करेंगे। लगता है कि इसकी जो गलती है मुझे साफ करनी पड़ेगी। तभी एमसी कहने लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है, एक डिसिपल के तौर पर सेट की रेपुटेशन बचाना ही मेरी जिम्मेदारी बनती है। तभी सेक्ट मास्टर उसे टोकन देते हैं, उससे कहने लगता है कि लो तुम्हारे ये चीज है। ये देखकर एमसी कहने लगता है ये क्या चीज, तो सेक्ट मास्टर उसे बताने लगता है कि ये इनर डिसिपल का जेट टोकन है। तो मैं कांग्रेचुलेशन हो तुम स्टार नाइट के, तुम ऑफिशियली यहाँ पर आज से यूनियन सेट के डिसिपल कहलाते। तभी उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है और उसे 800 क्रिएशन पॉइंट मिल जाते और एक लकी ड्रॉ चार्ट। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरा टास्क फाइनली कंप्लीट हो चुका। और सेक्ट मास्टर से पूछने लगता है कि वांग फैमिली के पास अब तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम वैली ऑफ रिपेटेंस में भेजने वाले हो इसको। इसको देखकर सेक्ट मास्टर से बताने लगता है कि जो वैली ऑफ रिपेटेंस है वो सिर्फ और सिर्फ लो लेवल के डिसिपल्स के लिए, गोल्डन कोर्स स्टेज से कमजोर लोगों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो कि डेथ के काबिल नहीं और उनके सर्वाइवल के चांसेस कम होते और कम से कम जिंदा तो रहेंगे वहां पर रह। लेकिन इन लोगों ने ऐसे क्राइम किए हैं जो कि माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं, तो उन्हें डायरेक्टली हमारे सेक्ट के प्रेजेंट में डाल दिया जाए और एल्डर्स की काउंसिल रखी जाएगी जजमेंट करने के लिए और जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा पनिशमेंट उन्हें प्रोवाइड करवाई जाए। तभी डिवाइन सेंस के थ्रू को उसे मैसेज भेज लगता है और कहने लगता है कि वांग जुए तुम्हारे बारे में जानता है, तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट के बारे में जानता है, तो मैं कभी भी इस बंदे को बाहर नहीं जाने दूं। इस बात को सुनने के बाद एमसी एग्री हो जाता है और उससे कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना कंसर्न दिखाने के लिए। और वो दोनों के दोनों सिस्टर पूरी तरीके कंफ्यूज होती है क्या चल रहा है यहाँ पे। सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि सीनियर एविडेंस सिस्टर अब तुम इस बंदे को सूत्र पवेलियन में ले जा सकती हो, ट्रेजर पवेलियन में, ताकि वो अपनी कल्टीवेशन टेक्निक को चूज कर सके और मैजिक वेपन को। जहाँ पर उसकी जो जूनियर सिस्टर होती है उससे कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं जाने वाली, मेरी तबीयत खराब है, आप इसे ले जा सकती हो। मुझे पता है मैं काफी ज्यादा वीक हूँ और मैं खड़ी नहीं हो सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी व्हील चेयर को खुद पुश कर जा सकती हूँ। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें यहीं पर अपना ख्याल रखना चाहिए और अगर तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे बता सकती हो, मैं खुद वहां पर चला जाऊँ। ये बात सुनकर उसकी जूनियर सिस्टर मुस्कुराती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारे पास वाकई में बहुत अच्छी जजमेंट, ये वाकई में इतना ज्यादा वेन में नहीं गया कि मुझे अपना सिगरेट खोलना पड़ा उसके सामने और सपने देखने लगती है किस तरीके से अगर ये बीमार बनने की एक्टिंग करेगी तो उसकी सीनियर सिस्टर किस तरीके से उसका ख्याल रखेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं अपने हाथों से उसे नहलाएगी, पीठ को साफ करेगी। और भाई इसकी ट्रक का लेवल देखकर तो मैं भी शर्मा गया और कहने लगती है कि ये तो मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जब मैं अपनी सीनियर सिस्टर के साथ इस तरीके से अपना समय गुजारूं। तभी वहां पर उसका मास्टर वो आते हुए देखता है, इसे बांध कर रखा गया सेक्ट मास्टर के द्वारा। इसको देखकर एमसी सरप्राइज होते पूछने लगता है कि ये क्या है सेक्ट मास्टर। तभी सेक्ट मास्टर से बताया लगता है कि इसकी बिलीव डिसिबल को चोट पहुंचाई गई है किसी के द्वारा, मैंने इसलिए इसको जहाँ पर बांध कर रखा हुआ था ताकि जहाँ पर कुछ बकवास ना करे, वरना ये अभी तक वाम फैमिली के साथ पंगे ले लेते। तभी वो फास्ट सप्ताह भगते हुए अपने डिसिपल के पास जाते और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि मेरी डिसिपल तुम्हें वाकई में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, मैं कभी भी उस बंदे को वांग देंग को माफ नहीं करने वाला, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो मास्टर है वो तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हारे पूरी तरीके से फिजिकल तौर पर हील कर देगा और मेंटल बांड को भी। इसको देखकर वो काफी शौक हो जाती है क्योंकि उसका जो सपना था अपनी सीनियर सिस्टर का साथ नहाने का वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। जब पर मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत राहत हमारी तरफ से, लेकिन वो लड़की मना कर रही होती है। तभी हमारा एमसी पीछे से कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो मास्टर। यहाँ पर उसका मास्टर उठाते ले जाते कहने लगता है कि तुम्हें चलते हैं यहाँ से, मैं तुम्हें पिल रूम में ले जाता हूँ तुम्हें नरिश करने के लिए, लेकिन वो लड़की जाने के लिए तैयार ही नहीं होती। तभी सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि मैं भी यहाँ से जाने वाला हूँ, सीनियर अप्रेंटिस सीनियर सिस्टर तुम हमारे एमसी को यहाँ पर पूरे के पूरे सेट दिखा दो और उसके बाद तुम्हारे जो टूर है वो खत्म हो जाएगा तो उसके रहने की जगह दिखा दे। और मैंने स्टार्स को भी देख रखा है, मीटियोर गिरने वाले हैं आज रात, तुम यहाँ कर वहाँ पर एक साथ देख सकते हो। स्पिरिचुअल पॉइंट है बैक माउंटेन,
एक दिन के लिए खुलने वाला, और ये काफी ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए कि तुम वहाँ पर स्पिरिचुअल स्प्रिंग जाकर ब्यूटीफुल स्नेरी का मजा ले सको। और वो वहाँ से चला जाता है, वो दोनों दोनों रूम में अकेले रह जाते हैं। यहाँ पर सीनियर सिस्टर से कहने में लगी हुई थी कि सेक्टर मास्टर को ज्यादा बकवास करने में लगे हैं, और आज एमसी घबराते कुछ भी नहीं कह पाता। यहाँ पर सीनियर सिस्टर अपनी स्वॉर्ड निकालकर उससे कहने लगती कि हमें चलना चाहिए यहाँ से, मैं तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ पर ले जाती हूँ पूरी पूरी एंट्री प्रोसेस कंप्लीट करवाने के लिए। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि वाकई में फ्लाई करने के लिए जा रहे हैं स्वॉर्ड को। तो सीनियर सिस्टर उससे कहने लगती है ये सूत्र पवेलियन है, और जो आर्टिफैक्ट पवेलियन है वो काफी दूर है यहाँ से। तो एमसी उसको देखकर कहने लगता है कि मुझे वाकई में इसकी आदत सी पड़ चुकी है, मेरे लिए बेटर रहेगा कि मैं बिना स्लीपिंग बैग के जा पाऊँ। लेकिन अगर मैं वहाँ पर स्टैंड नहीं कर सकता तो शायद मैं यहाँ पर सीनियर सिस्टर की मदद ले सकता हूँ उसकी वेस्ट को फिर से सपोर्ट की तरफ पकड़ने के लिए। लेकिन सिचुएशन कुछ और होती है। यहाँ पर सीनियर सिस्टर ने 2 और स्वॉर्ड निकाल दिए ताकि वो अपना बैलेंस बनाने के लिए उसे पकड़ सके। इसको देखकर एमसी उससे क्या लगता है कि सीनियर सिस्टर आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा क्या? तभी वो कहने लगती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तभी सीनियर सिस्टर कहने लगती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वांग दंग के खिलाफ और लॉ एनफोर्समेंट एल्डर के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करना इतना ज्यादा आसान होगा। मुझे लगता था बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि वो किस तरीके से इविल कल्टिवेटर के साथ मिलकर काम करने में लगे हुए हैं। मैं तो वाकई में इसको अच्छी तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयारी भी कर ली, लेकिन तुमने तो जैसी सेक्टर में घुसे एंट्री कर दी और सॉल्व कर दिया मैटर। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने भी इसके बारे में उम्मीद नहीं की थी कि ये इतनी आसानी से होने वाला है। और वाकई में जो वांग दाओस्ट है की मदद के सहारे उसने वाकई में ट्रूथ टेलिंग गू का इस्तेमाल कर लिया, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहा। इसको देखकर सीनियर सिस्टर कुछ भी समझ में नहीं आता और काफी शांत रह जाती है। तो एमसी कहने लगता है मुझे पता था कि सीनियर सिस्टर को पता चल जाएगा इसके बारे में। यहाँ पर सीनियर सिस्टर एमसी से कहने लगती है जब भी तुम इस रिंग में कुछ भी कलेक्ट करते तो फ्लेक्चर पावर होती है, लेकिन तुमने डीमन कोर को रखा था तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब तुम वापस से जब जूनियर सिस्टर के कानों में वापस से गू को डालने की एक्टिंग करने में लगे थे, तुमने एक्चुअली में उस वही मेथड का इस्तेमाल किया था जब तुमने डीमन कोड को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की। इस तरीके से कोई भी यहाँ पर तुम्हारे इस आइडेंटिटी के बारे में रिवील करने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा कि तुमने ऑलरेडी गू इंस्टेंट को कलेक्ट कर लिया है और वापस उसमें तुमने वांग दंग पर अटैक कर दी। तो बस इतना करना था कि जो तुम्हारी सीनियर सिस्टर है यानी कि मेरी जूनियर सिस्टर है जियाओ वैन, उसके साथ कॉपरेट करना है सीक्रेट और ऐसे एक्टिंग करना है जैसे कि जो गू उसकी बॉडी में अभी भी मौजूद है। और तो और जो गोल्डन कोर के स्टेज के वो अभी भी डिवाइन सेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसमिशन, लेकिन तुम वाइब्रेट मेथड का भी इस्तेमाल कर ऐसा कर सकते हो अपने वोकल को थोड़ा सा इस्तेमाल करके। अगर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी फिंगर टिप से इकट्ठा करते हो फिर तुम लोग स्टिमुलेट कर सकते हो अपनी वॉइस का। और तुमने तब इसका इस्तेमाल कर उसके कानों में जब उंगली डाली थी तो अपना प्लान बना लिया और सबको जैसे समझा दी। और उसकी जो आवाज थी वो बाहर की तरफ इसलिए नहीं निकली थी क्योंकि तुमने अपने कानों अपनी उंगली से उसके कान को बंद कर रखा था, तो सिर्फ और सिर्फ उसी गर्ल को बात सुनाई देगी और तुमने कहा था उसके साथ प्रेटेंड करने के लिए। इसको देखकर एमसी कहने लगता है कि मैं वाकई में अपनी सीनियर सिस्टर से कुछ भी नहीं छुपा सकता। तभी सीनियर सिस्टर उससे कहने लगता है एक्चुअली मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहती थी तुम्हारी इस बैटल को पूरी तरीके से क्लियर होने के बाद, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हमारा एमसी कहने लगता है नेक्स्ट टाइम जरूर करूंगा आपको, क्योंकि मैंने इस बार कुछ नहीं बता पाया था ना। और फुल रफ्तार में बढ़ा देती है हमारी सीनियर सिस्टर अपनी, जहाँ पर वो उससे पूछने लगती है सीनियर सिस्टर क्या तुमने जो टेक्निक थी वो तब सीखी थी जो मतलब गू प्लांटिंग करने की वो टेक्निक तब सीखी थी जो इविल कल्टीवेटर के रिंग में मौजूद। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जो गूगिंग की मैनुअल है जो कि उस रिंग में मौजूद वो गू इंसेक्ट टेक्निक मौजूद थी, जिसे सीखने के लिए तुम्हें मेन बॉडी कल्टीवेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जो ट्रू वर्ड गू है जो कि सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन और उसे कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है, उसे मैनुअल से सीखा जा सकता है सेपरेट। लेकिन मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ अच्छी तरीके से सोच समझ कर सब कुछ कर रखा, लेकिन इस तरफ से करना पड़ा। तभी जो सीनियर सिस्टर कहने लगती है कि मुझे लगा था कि मैं कुछ ज्यादा स्मार्ट हूँ, लेकिन मैं जूनियर डिसिबल के मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। यहाँ पर कई सारी कंट्रोल टेक्निक्स मौजूद होंगी डिफरेंट काइंड्स के गू इनसाइड। गू किंग मैनुअल सही कहा ना। और मेरा जो जूनियर डिसिपल है उसने कितनी ज्यादा अच्छी तरीके से मास्टर भी कर लिया इतने कम समय में, जिसे इसे मास्टर करने में लाइफ टाइम लग जाता है किसी किसी को। तभी वो कहने लगता है मन में सोचते हुए कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल टेम्पररी सिस्टम ने मेरी मदद की। तभी सीनियर सिस्टर उससे कहने लगती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तुम पर बहुत ज्यादा उधार चढ़ता जा रहा है मेरे ऊपर। इसको देखकर एमसी कहने लगता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ज्यादा क्या ही होगा, तुम्हें अपने आप को ऑफर करना पड़ेगा मेरे लिए। तभी हमारा एमसी सिस्टम से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर सर्च कर पता लगा सकते हो कि मैं कल्टीवेशन भी कर सकूं प्लस सुसाइडल डेथ भी वहां मिल सके क्या? ऐसे के पास सिस्टम के पास कोई ऐसी टेक्निक है? तभी सिस्टम कहने लगता है कि रेगुलेशन को प्रोवाइड डायरेक्टली परचेस मिशन आइटम शॉप से कर सकते हैं। ये देखकर एमसी कहने लगता है ये बस कचरा है, कचरा इस पूरी लाइब्रेरी में, यहाँ पर कितने ज्यादा रूल्स। खैर अब जबकि यहाँ पर कोई भी आउटसाइडर मौजूद नहीं है, जल्दी से ड्रॉ करो लॉटरी को। तभी एक अजीब तरीके की रिबन वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस मिस्ट्री बॉक्स को खोलना होगा गिफ्ट हासिल करने के लिए। इसको देखकर एमसी काफी खुश होता है, उससे कहने लगता है तुमने इस बार का स्टेप तो वाकई काफी अच्छे तरीके से बनाकर भेजा, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर तुम बिल्कुल थैंक यू जैसा लिखने वाला नहीं भेजोगे। इसको देखकर सिस्टम उससे कहने लगता है कि गारंटेड रिवॉर्ड है ब्रो, गारंटेड, तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। इसको देखकर एमसी काफी खुश होते हैं, कहने लगता है ठीक है मैं मान जाता तुम्हारी बात। तभी सिस्टम के द्वारा रिवॉर्ड के तौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर वॉइस एडिटर मिल जाता है, जिसको देखकर एमसी काफी शौक होता है। और फंक्शन के हिसाब से ये किसी भी आवाज को भेजने वाले सिग्नल्स को कैच करने के बाद तुम अपने हिसाब से उसको बदल सकते हो। इसकी रेंज रहने वाली है 800 मीटर तक की
और उसे वापस भेज भी सकते हो और पता भी लगा सकते हो किसने भेजा है, कहाँ भेजा है। इसको देखकर वो काफी शौक होते हो, क्या लगता है ये किस तरीके की इमोर्टल कल्टीवेशन स्कैन है भाई, कैसा स्कैम आर्टिफैक्ट है, क्या ये तो बिल्ड इन फंक्शन नहीं है तुम्हारे सिस्टम में। मुझे अभी तक याद है कि तुमने किस तरीके से वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन को मॉडिफाइड किया था मेरी सीनियर सिस्टर के मास्टर ने जब भेजा था उसको, तभी सिस्टम उससे क्या लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ और इमिटेट कर सकता हूँ वॉइस जेट पेंडेंट्स को, जो कि क्लोज होता है सबसे ज्यादा होस्ट। लेकिन मैं कभी भी डिवाइन सेंस को ट्रांसमिशन को कैच कर उसे बदल नहीं सकता और इस तरीके की कैपेबिलिटीज मेरे पास नहीं है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में जरूर है। इसको देखकर एमसी काफी खुश होता है और उससे क्या लगता है कि ये इतना बुरी भी नहीं है, काफी ज्यादा मजेदार चीज है और काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है यूज करने में। तभी सीनियर सिस्टर जैसी बाहर आती है उसे देखती तो उसे पूछने लगती तुमने कौन सी कल्टीवेशन टेक्निक चूज की है, तो एमसी उसे दिखाता और उससे क्या लगता है कि मैंने 3 टेक्निक चूज की है। इसको देखकर वो सरप्राइज होता है, क्या लगता है कि आखिर का ये एक्सट्रीम साइड इफेक्ट वाली टेक्निक क्यों है, खासकर ये डिवाइन सोरो टेक्निक, ये तुम्हारे डिवाइन सेंस को चेंज कर सकती है एनिमी के अटैक से। भले ही वो तुम्हारे अपोनेंट के डिवाइन कॉन्शियसनेस को सेवरली डैमेज कर सकती है, लेकिन हर बार इसे एक्टिवेट करने के लिए यूजर की जो खुद की डिवाइन सेंसेस उसे काफी नुकसान होता है और काफी यूजलेस टेक्निक है तुम्हारे लिए। इसको देखकर एमसी क्या लगता है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे वैसे भी नेसेसरली ये सब सीखने की जरूरत नहीं, मैं बस पढ़ने के लिए, बस स्टडी नॉलेज के पर्पज से लेके जा रहा हूँ इसको। इसको देखकर सीनियर उससे क्या लगता है ठीक है तुम्हारे लिए स्पीड वेपन पवेलियन में चलते हैं। और मन में सोचता हूँ क्या लगता है कि मेरा जो जूनियर डिसिपल है वो वाकई में हर तरीके से ग्रेट है, लेकिन ये पता नहीं इसकी क्या परेशानी है अपने आप को परेशानी में डालने के लिए, प्रॉब्लम्स में डालने के लिए। और जैसे वो 3 स्वॉर्ड निकालती है तो एमसी उससे क्या लगता है सीनियर सिस्टर मुझे अचानक से काफी ज्यादा स्लीपिंग बैग में सोने का मन कर रहा है और काफी कंफर्टेबल लगता है और सिर्फ वापस से स्लीपिंग बैग में ले जाने लगती है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए वो अपने सिस्टम को खोलता है और दूसरे बंदे बात कर रहे हैं उनको इंटरप्ट करने के मोड को ऑन कर देता है और कई सारे मैसेज को रिसीव भी करने लगता है। तभी सिस्टम से पूछता है कि आखिरकार मैं इसके कंटेंट को चेंज कैसे करूं। तभी सिस्टम कहता है मैं बस डायलॉग बॉक्स को प्रेस करके रखना थोड़ी देर के लिए, और जैसे वो प्रेस करता है तो वो काफी शॉक होता है क्योंकि वो इसका इस्तेमाल करके डायरेक्टली कोई अदर बंदा का प्रिटेंड कर सकता है बनकर। यहाँ पर दूसरा बंदा जिसने मैसेज भेजा होता है जिसका हमारा एमसी ने पकड़ा था, वो काफी खुश होते हैं, क्या लगता है कि आज मैं जूनियर सिस्टर डूचैन के साथ मिलने वाला हूँ, मजा आएगा आज तो। दूसरा बंदा क्या लगता है कि तुम्हें इस तरीके से ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्या तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। तभी बंदा क्या लगता है कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं हम डुअल कल्टीवेशन पार्टनर बनने वाले हैं जल्दी। और ये बंदा काफी खुश हो रहा होता है और तभी देखता है कि रिप्लाई आया उसके सीनियर सिस्टर का, तभी जूनियर सिस्टर। तभी जिस रिप्लाई को जैसे वो सुनता है तो काफी शॉक हो जाते हैं और हमारा एमसी उनकी चैट में काफी मजे ले रहा होता है क्योंकि इसकी आइडेंटिटी भी इससे रिवील नहीं होगी और दूसरे की चैट में मैसेज को बदल बदल कर भेजने में लगा हुआ था और उसके लिए काफी मजेदार था ये। तभी उन मैसेजेस में से एक मैसेज पड़ा होता है जिसमें लिखा होता है तो कुंजिया तुम्हें एब्सोल्युटली प्रोटेक्ट करना होगा उस केओस स्पिरिचुअल रूट और कोई भी रिक्वायरमेंट है उसकी उसे फुलफिल करना होगा, जितने भी सेट के रिसोर्सेज है उसकी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लो। इससे पहले कि वो नेसेंट सोल पे स्टेज पे पहुंचे तुम्हें इस सेट को छोड़ने से रोकना होगा। इस बात को देखकर एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे क्या लगता है ये कहना है ये लोग इनकी हिम्मत हो गई कि सेक्टर मास्टर को इस तरीके से ऑर्डर दे सकते। तभी सिस्टम उसे लॉन्ग प्रेस करने के लिए कहने लगता है उसके अवतार को देखने के लिए किसने भेजा है, और जैसे ही एमसी उसे दबाता है तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उन्हें प्राप्त हो जाती है जो कि ये बंदा भेजने वाला इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन पर है। इस बंदे का नाम क्विंग बूजी है। तभी एमसी उससे पूछने लगता है कि सीनियर सिस्टर क्या यहाँ पर कोई भी ऐसे नाम का बंदा है हमारे सेक्टर में जिसका नाम क्विंग बूजी। इसको देखकर वो बताने लगते हैं कि हमारे सेक्टर के जो सुप्रीम एल्डर है उनका नाम क्विंग बूजी है, क्या हो। तभी एमसी उससे क्या लगता है क्या मुझे उन्हें रेस्पेक्ट पे करने की जरूरत है। तभी सीनियर सिस्टर उससे कहने लगती है कि ये क्लोज डोर कल्टीवेशन में इस वक्त और वो वहां से बाहर नहीं आ सकते जब तक वो लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन ना हो हमारे सेट के लिए। इसको देखकर एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि अच्छा तो इसलिए आप यहाँ पर साउंड ट्रांसमिशन जेट पेंडेंट का इस्तेमाल करने में लगे हुए हो। और अचानक से दिमाग की बत्ती जलती है और ख्याली पुलाव बनाने लगता है और क्या लगता है मन में सोचते हुए अगर ऐसी बात है जो क्लोज डोर कल्टीवेशन में है तो इसका मतलब ये काफी ज्यादा आसान होने वाला है। अगर ये मुझे कन्फाइन करना चाहता है तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देना चाहता, मैं कभी भी इसे मौका भी नहीं देने वाला। सबसे पहले तो मैं इसके स्पेशल कंसर्न को बदल देता और पूरी तरीके से जो भी मैसेज भेजेगा वो सब कुछ मेरे पास आ गया सबसे पहले। तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि जिसका जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 800 मीटर है और हर मैसेज को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए तुम्हें 50 क्रिएशन पॉइंट लगेंगे, जिसको देखकर एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है। दूसरी तरफ में सेक्ट मास्टर पर दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर उससे कहने लगती है कि ये कैसा रहा सेक्ट मास्टर, क्या सुप्रीम एल्डर की तरफ से कोई मैसेज आया है। तभी वो सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि अभी तक तो कोई नहीं आया और मुझे उसकी कंडीशन के बारे में भी नहीं पता। तभी उसको एक मैसेज दिखाई देता और जो मैसेज हमारे एमसी की तरफ से भेजा गया है और उसमें लिखा हुआ था किंग्स वन जो पजेसर था केओस स्पिरिचुअल रूट वाला बंदा, वो उसकी अजीब तरीके की थ्योरी बनाने लगता है क्वांटम थ्योरी का, जो कि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और ना ही मैं उसे एक्सप्लेन करने वाला क्वांटम थ्योरी को। गूगल पर सर्च कर लेना गाइस। जब ये सारी सारी थ्योरी जो लोग सुनते हैं तो पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं आता क्या चल रहा है और कहने लगते हैं कि जो सुप्रीम एल्डर के वर्ड्स थे वो वाकई में बहुत ज्यादा प्रोफाउंड है, हम जैसे एल्डर को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम्हें समझ में आया क्या। तभी ये एल्डर उससे क्या लगती है जो क्वांटम स्टफ जो भी ये कहने में लगा हुआ मुझे भी कुछ समझ में नहीं आने में लगा हुआ है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि सेटी कोई मास्टरी और हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उनके रिलेटेड और यंग फ्रेंड जो चाहे वो कर सकता है और ना ही उनके कर्मा में इंटरफेयर करे तो बेटर रहेगा। मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि जो केओस स्पिरिचुअल रूट है वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा और इंटरेस्टिंग भी हो। मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा हुआ कि जो मैंने सुप्रीम एल्डर की बात मान, मैं जल्द से जल्द गुआनजू एल्डर को भी सब कुछ बता दूंगा इसमें। और तभी पहले क्विंग सेट के स्पिरिट आर्टिफैक्ट पवेलियन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो क्या लगते हैं हम लोग पहुंच गए। एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार मुझे किस तरीके का सेक्ट मास्टर फूल बेवकूफ बनेंगे। मैंने बाकी में बेवकूफ बना दिया इस बार। तभी जूनियर सिस्टर से लाने के बाद पोर्टल खोलती है और उससे क्या लगता है जूनियर ब्रदर जो स्पिरिट आर्टिफैक्ट पवेलियन है वो
स्किल पवेलियन की सेम ही एक तरीके से देखा जाए, लेकिन तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन आर्टिफैक्ट सुटेबल है तुम्हारे लिए, सिर्फ वही चूज कर सकते। तभी पीछे से एक बंदा आकर कहने लगता है क्या ही कोइंसिडेंस वाली बात है, मैं यहाँ पर तुम्हारे इस सेट के स्प्लिट आर्टिफैक्ट पवेलियन को देखने के लिए आया, लेकिन जहाँ पर सिस्टर क्वीन से मुकाबला हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ये अच्छी डेट होगी हमारी। तभी सिस्टर सीनियर सिस्टर से पूछ लगती है कि एल्डर क्वीन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और तभी एक अजीब से दिखने वाला बंदा बताया जाता है और उसके बारे में बताते हैं और क्या लगता है कि ये बंदा क्वीन लान है, जो कि क्वीन सेट का एल्डर है आर्टिफैक्ट हॉल और गोल्डन कोड मेड स्टेज पर है, और वो सारी सिचुएशन समझाने लगता है। तभी बीच में ये बंदा बोलता है क्या लगता है कि मेरी जो ट्रेजर आर्टिफैक्ट है वो डैमेज हो चुका था एक सेकंड ऑर्डर स्कारलेट फ्लेम सरपेंट के साथ फाइट करते दौरान, और मैं यहाँ पर एक नया आर्टिफैक्ट लेने के लिए आया, और मैं वाकई में जो हमारे सेक्टर में जो ओल्ड गीजेस बनाने में लगे हुए उन पर लॉकडाउन नहीं करने में लगा हूँ, लेकिन मैं काफी ज्यादा जानना चाहता था कि तुम्हारे सेक्टर में किस तरह की सुटेबल आइटम है क्या मेरे लिए। आखिरकार हमारे जो दो सेक्टर हैं वो फॉर्मल तरीके से अलायंस करने वाले हैं और मौके का फायदा उठाते उसकी कमर पर हाथ रखने की कोशिश करता है और क्या लगता है कि प्रैक्टिकली हम फैमिली यहाँ। तभी हमारा एमसी बीच में आकर उसके हाथ को वहीं पर रोकता है ताकि वो उसे टच ना कर पाए सीनियर सिस्टर को, और उससे क्या लगता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा फैमिली, और उसके बदले में 24 पॉइंट मिलते हैं क्रिएशन। लेकिन उस बंदे जो गुस्सा आ जाती है और वो हमारे एमसी के हाथ को पूरी तरह से दबा देता है और वो चूर चूर हो जाते हैं हाथों से। जब सीनियर सिस्टर उसे देखती है तो उस बंदे पे तुरंत अटैक कर देती है। तभी बंदा उससे क्या लगता है कि मुझे माफ कर देना सीनियर सिस्टर को, मैं वाकई में मैन को टच करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जो भी जूनियर ब्रदर के ट्रीटमेंट के लिए खर्चा होगा वो मुझे देना पड़ेगा, मैं देने के लिए तैयार। तभी एमसी उससे क्या लगता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये मैं था जिसने यहाँ पर अचानक से कूद पड़ा। लेकिन जब ये इसे बिल्कुल भी चिल्लाते हुए नहीं देखता तो ये काफी शौक होता है। तो एमसी उससे क्या लगता है कि ये मेरी गलती थी, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ, और जो तुम्हारा जो ट्रेजिक पास्ट है डाउवेस्ट को डाइट फ्रेंड के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं पता। लगता है कि पास्ट में आपको काफी ज्यादा बचपन में मैन के द्वारा टच किया जाएगा, इसलिए तुम्हारी जो करंट रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके की रही होगी जिससे कि उसे 70 पॉइंट्स मिलते हैं। तभी उस बंदे को गुस्सा आ जाती है कहीं वो उसकी बेइज्जती कर रहा है इसलिए, और वो वापस से अटैक करने लिए कूद पड़ता है। तभी उसके एल्डर आकर उसको तुरंत वहीं पर रोक लेते हैं अटैक करने से, और उससे क्या लगता है कि यंग मास्टर हम लोग यहाँ पर बिजनेस पर्पज से आए हुए हैं, और वो वहां से जाते हुए क्या लगता है कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ, चलो हम लोग अपना आर्टिफैक्ट को चूज कर लेते हैं। और उससे क्या लगता है कि मैं तुम्हें कभी फ्यूचर में यहाँ पर देखना नहीं चाहता जब मैं बाहर निकलूँ यहाँ से, और वो उस पोर्टल के अंदर बिना किसी परेशानी के चले जाते हैं। तभी वो एल्डर उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आर्टिफैक्ट चुनने के लिए आए होगे ना सेट का, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम दूसरे दिन आ, तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत ज्यादा खराब। तभी सीनियर सिस्टर हमारे एमसी को ले जाने लगते हैं, उससे क्या लगता है चलो वापस से जेनिया पिक की तरफ जाते। तभी हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार ये बंदा कौन। तभी सीनियर सिस्टर उससे बताने लगते हैं कि ये वांगजांग सेट की यंग मास्टर है चेंगजा, जिसको देखकर एमसी उस चिल्लाते उससे क्या लगता है गुस्से में घूरते हुए कि आखिरकार एक आउटर सेट के डिसिपल की इतना ज्यादा एरोगेंट कैसे हो सकता है। तभी सीनियर सिस्टर उससे क्या लगती है ये सब इसलिए क्योंकि जो क्वीन सेक्ट है उसकी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ वो काफी ज्यादा इन्फीरियर है वांगजांग सेट के मुकाबले में। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वीन सेक्ट है वो नंबर 1 सेक्ट नहीं है। सीनियर सिस्टर समझाते उससे क्या लगता है ये चीज 10 साल पहले हुआ करती थी, लेकिन जब से सीलिंग डीमन स्वॉर्ड का इंसिडेंट हुआ है क्वीन सेट के जो हाई लेवल कॉम्बैट पावर थी उसे काफी ज्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा हमारे, और कई सारे डजन युआन एक्सपर्ट मारे गए उस बैटल के दौरान, और जो सुप्रीम एल्डर है उन्हें काफी ज्यादा चोट भी लग दी थी और उन्हें लॉन्ग टर्म सेकुलेशन की भी जरूरत, और जो वांग देंग के जो फादर वो ऑलमोस्ट इस इंसिडेंट में मारे जा चुके मरी चुके थे। ये बात सुनकर एमसी सरप्राइज होते पूछने लगता है कि डीमन स्वॉर्ड ये क्या है। तो वो समझाते उससे क्या लगती है कि मैंने कभी भी जब ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले जब ये इंसिडेंट हो चुका था, और मैंने अपने मास्टर से सब सुना है कि जो स्मॉल सेक्ट जब उस एंशिएंट इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया था जो कि डिमोनिक स्वॉर्ड को कंटेन करता है, लेकिन जब उस डीमन स्वॉर्ड को उस बंदे ने पकड़ा तो वो बंदा पूरी तरीके से बदल गया और डीमन स्वॉर्ड उसको कंट्रोल करने लगी और उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो गई। उसके बाद आसपास के पूरे भी जितने भी एंटायर सेक्ट था स्लेगटर कर दिया और सभी को मार दिया, जिसके कारण वहां की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। इसके कारण जब 3 सेक्ट ने मिलकर और 4th फैक्शन ने एक साथ मिलकर उस पर अटैक कर दिया ताकि क्वीन सेक्ट के जो प्रैक्टिस स्वॉर्ड्समैनशिप है और काफी ज्यादा डीमन स्वॉर्ड में इंटरेस्ट भी थे, तो उन्होंने कई सारे मोस्ट एक्सपर्ट्स को भेजा था निपटने के लिए, लेकिन किसी ने भी इस बारे में सोचा भी नहीं था कि जो डीमन स्वॉर्ड है वो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होगी। जो सेक्ट मास्टर थे जो ओरिजिनली गोल्डन कोड स्टेज पर थे, लेकिन अंत में आकर उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो पावरफुल कम से कम बराबर थी मिड स्टेज पर इन्फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर। भले ही वो किसी तरीके से उसको सील करने में कामयाब रहे, लेकिन उसके बदले में उन्हें काफी ज्यादा हैवी प्राइस देनी पड़ी, जिसके कारण जो क्वीन सेक्ट है उन्हें कई सारी लॉसेस का सामना करना पड़ा और इसी जगह पर डीमन स्वॉर्ड को सील कर रखा गया। ये बात सुनकर एमसी शॉक होते हुए क्या लगता है क्या जो डीमन स्वॉर्ड है वो अभी भी हमारे सेक्ट में मौजूद है। ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर उससे क्या लगता है क्या तुम देखना चाहोगे उसे। एमसी क्या लगता है क्या मैं देख सकता हूँ। तभी सीनियर सिस्टर बताती है कि जो फॉर्मेशन है वो बनाई गई थी टॉप एक्सपर्ट से 3 सेक्ट और 4 फैक्शन से मिलाकर, यहाँ तक कि वो क्वीन सेक्ट के प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन से भी पावरफुल। अगर हम ऐसे पब्लिक में ऐसे खोल देंगे तो इससे सीधे सीधे होगा कि हम रिसिपल को अलाउ कर रहे हैं कॉम्प्रीहेंड करने के लिए ताकि स्वॉर्ड इंटेंट को वो समझ सके और इंप्रूव कर सके अपने कल्टीवेशन को। ये बात सुनकर एमसी सरप्राइज होते क्या लगता है जो कॉम्प्रीहेंड करने में लगे हैं डीमन स्वॉर्ड के स्वॉर्ड इंटेंट को, इससे तो वो पागल नहीं हो जाएंगे क्या। तभी सीनियर सिटी उससे क्या लगता है सीलिंग साइट है वो जस्ट हमारे नीचे है, स्प्लिट 8 फीट पवेलियन के नीचे और एक टेलीपोर्टेशन एरिया है यहाँ पर। इसको देखकर एमसी क्या लगता है इस सिचुएशन को देख कोई भी रास्ता नहीं बचा हो, और तभी टेलीपोर्ट होकर वो उसकी जगह पर पहुंच जाता और इस जगह पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसको देखकर सीनियर सिस्टर उसे समझाते हैं उससे क्या लगता है जो सीलिंग फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा एनर्जी से कलेक्ट करता है मैग्मा, जो कि फायर मैग्मा आसपास से है ना उधर से। अगर यहाँ की अर्थ विन की जो एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है तो हमें इसे ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ेगी,
अगर स्प्लिट स्टोन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो सेक्ट है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा इसी कॉस्ट को, और जो सीलिंग साइट है वो इस जगह से थोड़ी दूरी पर बनी हुई है। अगर और ज्यादा क्लोज जाते हैं टेलीपोर्टेशन एरिया से तो मेल फंक्शन हो जाएगा। तभी वहां पर हमारा एमसी एक मैसेज को नोटिस कर, जहां पर सेट मास्टर उसे मैसेज भेज रहा होता है सुप्रीम एल्डर को, और कह रहा होता है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, आपकी बात मानने के लिए तैयार है, तो हम लोग किसी को भेज सकते हैं नजर रखने के लिए स्पीड रूट की रिसिपल पर। इसको देखकर एमसी क्या लगता है कि मेरे पास ब्लड थर्स्टी यिन यांग पीएल, अगर मेरे पास क्या ही एक्सीडेंट हो सकते हैं और मुझे फॉलो करने के लिए किसी को भेजेंगे तो मेरी जो आइडेंटिटी है वो एक्सपोज हो सकती है, और वो मैसेज बदल देता है। तभी अचानक से वो कुछ नोटिस करता है और उसका जो इंटरसेप्शन फंक्शन था वो ऑन था और कई सारे मैसेज उसकी तरफ आ रहे थे। जब वो देखता है तो उसके पास कम से कम 50,000 मैसेज होते हैं। क्या ये बग है, ऐसा क्या लगता है। और तभी ऐसे ऑन करता है तो कई सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं उसको। लेकिन जब उसे देखता है तो कहने लगता है कि ये क्या होने में लगा हुआ है, ये सारे के सारे मैसेज एम्प्टी क्यों है, मीनिंगलेस क्यों है। और जब उन्हें चेक कर तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ये माउस से किस इफेक्ट क्यों है। यहाँ पर 100 मैसेज ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं। क्या इस बंदे के पास काफी ज्यादा पैसे उधार लिए रखे थे क्या, इतने ज्यादा कल्टिवेशन बंड में बॉम्बिंग करने में लगा हुआ मैसेज। तभी हमारा एमसी पूछने लगता है और कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर, क्या तुम्हें कोई चैंगलोंग का बंदे का नाम पता है कौन है वो। जिसको देखकर सीनियर सिस्टर सरप्राइज होते हैं, उससे कहने लगता है कि चैन रोंगजियो वो वह सेक्ट मास्टर था जिसने डीमन स्वॉर्ड को पकड़ा था उस समय पर 10 साल पहले। जिसको देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और सीनियर सिस्टर उससे पूछने लगती है क्या तुम्हें पता है डीमन स्वॉर्ड के बारे में, आखिरकार तुम इसके नाम के बारे में कैसे पता। इसको देखकर एमसी क्या लगता है कि मैं कॉप्स बन गया तो मेरी मेमोरी है वो संग से आई नहीं है वापस, तो मुझे बता सकते हो कि आखिरकार चैन रोंगजुओ के पास क्या हुआ। तो वो बताने लगती है कि वो नेचुरली पूरी तरीके से धूल में बदल चुका था। जिसको देखने के बाद एमसी के पसीने छूट जाते हैं और कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, कि आखिरकार जो बंदा पहले ही मर चुका है वो एमपीटी मैसेज कैसे भेज सकता है। मुझे अभी भी याद आया, इस फंक्शन का इस्तेमाल कर मैं सेंडिंग जिस दो भेजने में लगा हुआ है उसकी लोकेशन का भी पता लगा सकता है, और तभी वो उस फंक्शन को एक्टिवेट कर देता है। तो सिस्टम नोटिफिकेशन देने लगता है कि लोकेशन को स्टार्ट किया जा रहा है और एक एरो बन के आने लगता है उसकी आंखों के सामने। और जैसे जैसे वो सीनियर सिस्टर जिस डायरेक्शन में जा रही होती है उसी डायरेक्शन में वो एरो भी एरो कर इस निशान देने लगता है। इसको देखकर एमपी शॉक होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार जिसको नेविगेशन रूट है वो एग्जैक्टली सीनियर सिस्टर के मुकाबले में सेम क्यों है। और तभी वह लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उस स्वॉर्ड को कलेक्ट कर रखा गया। यहाँ पर सीनियर सिस्टर उससे कहने लगती है कि हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो डीमन स्वॉर्ड है वो उस लावा पुल के अंदर रखा गया सेंटर। जिसको देखकर एमसी पूरी तरह से शॉक हो जाता और सिस्टम भी उससे वही नेविगेशन कर बताने लगता है कि नेविगेशन कंप्लीट हो चुकी है, जो मार्क है वो डीमन स्वॉर्ड से आने में लगा हुआ। जहाँ पर वो बता रही होती है कि जो डिमोनिक एनर्जी है डिमोनिक स्वॉर्ड की वो कंप्लीटली सील कर दी जा चुकी है फॉर्मेशन के द्वारा। जो जूनियर रिसीवर तुम यहाँ पर कॉम्प्रीहेंड कर सकती हो स्वॉर्ड इंटेंट कर अपनी यंग बॉडी योर तुम्हारी जो बॉडी है चेक कर सकते हो कितना ज्यादा आगे तक जा सकती है। तभी उस सिस्टम से पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या गड़बड़ है, कैसे पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर जो ओल्ड बुद्धा है बुढ़ा आदमी और डिमोनिक स्वॉर्ड को उसे कंट्रोल कर यहाँ पर छुपकर बैठा हुआ। तभी सिस्टम उसे बताने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो सॉफ्टवेयर की जो लोकेशन है वो वाकई में जो डिमोनिक स्वॉर्ड। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है एमसी पर मैं सोचते हुए क्या लगता है ये मैसेज कैसे भेज सकता है, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर सिस्टम समझाते हैं उससे क्या लगता है कि तुम्हें सच सच बताऊं ये कोई एक्चुअली में वॉइस ट्रांसमिशन नहीं है, बल्कि में जो कंपोजिशन है और वॉइस ट्रांसमिशन सिमिलर दिखते हैं और इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा इसे इंटरसेप्ट कर लिया गया। इस बात को देखकर एमसी क्या लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या। तभी वो वॉइस ट्रांसमिशन के फीचर को बताने लगता है सिस्टम और क्या लगता है ये किसी मोबाइल की तरह काम करता है, और एमसी भी इस बात से एग्री होता है, जो सिग्नल भेजता है नेटवर्क के और दूसरा वाला कैच करता है। जहाँ पर सिस्टम उससे क्या लगता है जो डिमोनिक स्वॉर्ड है वो स्वॉर्ड बॉडी का इस्तेमाल करती है जेट पेंडेंट की तरह और ट्रांसफॉर्म करने में लगी है स्वॉर्ड स्प्लिट की कॉन्सनेस वो किसी स्पिरिचुअल एनर्जी की वेव्स की और अपने आप को बाहर भेजने में लगी हुई है। ये बात सुनकर एमपी सरप्राइज होते हैं, उससे क्या लगता है कि आखिरकार ये किस लिए करने में लगी हुई है, जो सीलिंग फॉर्मेशन है इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, और ना ही किसी ने नोटिस किया। यहाँ पर सिस्टम बताता है कि शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये मदद की भीख मांगने में लगी हुई स्वॉर्ड किसी को भेज रही हो मैसेज, और ये जो फॉर्मेशन है सिर्फ डिमोनिक एनर्जी के अगेंस्ट रखी गई है और बाहर से अंदर ना आ पाए और अंदर से कोई बाहर ना जा पाए। अगर ये स्पिरिचुअल एनर्जी की वेव्स को भी सील करने के लिए बनाई होगी तो शायद साउंड ट्रांसमिशन नहीं जाता, क्योंकि जो स्पिरिचुअल एनर्जी वेव्स होती है वो किसी हवा की तरह कल्टिवेशन वर्ल्ड जब तक यहाँ पर कल्टिवेटर्स हैं उन्हें प्रोड्यूस किया जा सकता है, और कोई भी इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देता और कोई भी इस बारे में नहीं सोचेगा कि जो डिमोनिक स्वॉर्ड है वो मैसेज भेज रही है बात। तभी हमारा एमसी सीनियर सिस्टर से कहने लगता है कि मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होने लगा हुआ, मैं वापस जाना चाहता हूँ, और वो इस बात से एग्री हो जाती है। यहाँ पर सीनियर सिस्टर मन में सोचते हुए कहने लगती है कि कॉम्प्रिहेंड करना स्वॉर्ड इंटेंट को उसके लिए काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है, और जूनियर डिसिपल कल्टिवेशन लेवल का देखते हुए काफी ज्यादा अर्ली है, इतना ज्यादा स्टूपिड होने की जरूरत नहीं है। ये क्या बेटर नहीं होगा अगर ये इन्वॉल्व नहीं होता किसी मैटर में। आखिरकार तुम क्यों चाहती है कोई ज्यादा ज्यादा पावरफुल बन जाए। तभी हमें जैंगलियन पीक का सीन दिखाया जहाँ पर हमारी सिस्टर बाहर जाती है, उससे कह रही होती है कि अगर तुम्हें कुछ भी चीज की जरूरत है तुम मुझे मैसेज भेज सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी अपनी जूनियर सिस्टर को चेक करने के लिए जाती और वो एग्री हो जाता है इस बात। और तभी हमारे एमसी एक कमरे में अकेला होता तो सिस्टम मुझसे पूछ लगता है कि आखिरकार होस्ट करना क्या चाहता है अकेले इस रूम में सीनियर सिस्टर को बाहर भेजने के बाद। तभी एमसी क्या लगता है कि मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि कौन इसे रिसीव करने में लगा हुआ। इस डिमोनिक स्वॉर्ड के पास डेफिनेटली कोई सीक्रेट एजेंडा है और ये काफी ज्यादा अच्छा भी नहीं होगा अगर हम इस तरीके से इसे जाने दे तो। मैं ये चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता सीनियर सिस्टर को इस बारे में और ना ही एल्डर्स को सेक्ट को, वरना मेरे पास
पास एक वर्चुअल सुप्रीम एल्डर के मैसेज को वर्चुअली ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा है, मुझे पता चल जाएगा और मैं एक्सपोज हो जाऊँ और वो टारगेट को नेविगेट करने के लिए सिस्टम को ऑन कर देता है। तो सिस्टम होता है 15 किलोमीटर दूर यहाँ से। इसको देखकर वो काफी खुश हो जाता है और क्या लगता है कम से कम मेरी किस्मत तो अच्छी। और जैसे ही वो वहां से बाहर निकलता है सेक्ट से, तो वो तुरंत उस नोटिस कर लेते हैं एल्डर और सेक्ट मास्टर को बताने लगते हैं। सेक्ट मास्टर उससे क्या लगता है कि मेरे एल्डर जो हमारे सुप्रीम एल्डर है, उन्होंने हमसे नहीं कहा था कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं करेंगे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन सेक्ट मास्टर उससे क्या लगता है कोई बट वगैरह नहीं है, जैसा कहा था सुप्रीम एल्डर ने वैसा ही करना होगा। क्या तुम्हें भरोसा नहीं और वो कुछ भी नहीं कर सकती इस मामले में। सेक्ट मास्टर उससे क्या लगता है कि बहुत हो गई बकवास, तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है उसके मैटर के बारे में, देखो नहीं, ना ही कुछ सुनो, ना ही कुछ बोलो। तभी कुंशान सिटी के आउटस्कर्ट में दिखाया, यहाँ पर हमारा एमसी एक गड्ढा खोदने में लगा हो और कह रहा होता कि आखिरकार इतने ज्यादा अंडरग्राउंड में इसकी जो प्ले है, इसकी जो बचाने की इच्छा है, वो इधर क्यों भेजी जा रही है। तभी बेचते बेचते किसी चीज से टकराता है और तभी उसे एक अजीब तरीके का जेट पेंडेंट दिखाई देता है। इसको देखकर वो शॉक होते हुए क्या लगता है कि ये तो बस एक ऑर्डिनरी वॉइस ट्रांसमिशन जेट पेंडेंट है। तभी हमारे एमसी को 65 पॉइंट्स मिलते हैं, उसमें से अजीब तरीके की रेड कलर की एनर्जी निकलने लगती है, जो कि काफी ज्यादा दर्दनाक थी और हमारा एमसी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। तो सिस्टम उससे क्या लगता है कि जो जेट पेंडेंट है वो एक्चुअली में इसके पास थिक डिमोनिक एनर्जी मौजूद है और वो जो जेट पेंडेंट है हमारे एमसी को कंट्रोल करना चाहता है। तो सिस्टम उससे क्या लगता है खत्म भाई खत्म, ये डिमोनिक एनर्जी वो कंप्लीटली एक्सट्रीमली एम्पलीफाई है, वो कंपल्सन के नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकाल सकती है। तो वह होल्ड ऑन करना होगा हो। तभी हमारा एमसी चिल्लाते हुए क्या लगता है कि आखिरकार इतनी ज्यादा रात को इस जंगल में आकर जेट पेंडेंट को खोदने के लिए बाहर क्यों आना पड़ा। अगर मैं अपनी सीनियर सिस्टर के साथ मीटर देख रहा होता तो कितना ज्यादा अच्छा रहता ना। इस बात को सुनने के बाद एमसी भी सरप्राइज हो जाता, क्योंकि आई मीन सिस्टम भी सरप्राइज हो जाता। तो एमसी भी चिल्लाते वापस से क्या लगता है कि मेरे हाथ वाकई में अच्छी करने में लगे हुए हैं, मैं कीबोर्ड पर टाइप करना चाहता हूँ, मेरे पास पर्सनल आर्गुमेंट करना चाहता हूँ लोगों के साथ ऑनलाइन बोल। जिसको देखकर जो सिस्टम है वो शौक होती है, उससे क्या लगता है कि जो होस्ट पर इम्पैक्ट पड़ा हुआ है बॉडी पर वो काफी ज्यादा। तभी हमारा एमसी बहुत ज्यादा शांत करता है अपने आप को, क्या लगता है कि आखिरकार इस पेंडेंट के अंदर डिमोनिक एनर्जी मौजूद क्यों, आइडेंटिफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और सारी सारी डिटेल्स निकालने की कोशिश करता है और काफी ज्यादा पॉइंट मांगता है। लेकिन जिसको देखकर एमसी गुस्सा आ जाती है और उससे क्या लगता है कि ठीक है अपडेट करो अपडेट करो। सिस्टम उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है और क्या लगता है कि होस्ट क्या तुम यहाँ पर रैंडम प्लेसेस पर गुस्सा होना करना बंद कर सकते हो, तुम किसी साइकोपाथ की तरह दिख रहे हो। जब भी एनालाइज करता है तो स्लीपिंग डिमोनिक स्वॉर्ड स्पिरिट होती है इसके अंदर, स्टेट स्लीपिंग होती है और अभी इनकम्प्लीट सोल है। इसको देखकर एमपी शॉक होते हैं, क्या लगता है कि आखिरकार यहाँ पर डिमोनिक स्वॉर्ड कैसे कर सकती है यहाँ पर जेट पेंडेंट। इसको देखकर सिस्टम मुझे समझाते हैं, उससे क्या लगता है कि मुझे पता है जो डिमोनिक स्वॉर्ड है उसकी जो स्पिरिट है वो कोई कॉन्शियसनेस नहीं भेजने में लगी हुई है, बल्कि मुझे अपने आप को ही खुद भेजने में लगी हुई है। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाता है। यहाँ का सिस्टम एक्सप्लेन करते हैं, उससे क्या लगता है ये जो स्वॉर्ड स्पिरिट है वो डिवाइड कर दिया अपनी सोल को कई सारे भागों में और एक एक करके यहाँ पर भेजने में लगी हुई है और इस तरीके से वो वहां से भागने में निकलने में कामयाब रहेगी और अपने आप को आजाद कर लेगी। ये बात सुनकर एमपी शॉक होते हैं, क्या लगता है ये पॉसिबल है ऐसा करना भी। थ्योरेटिकली देखा जाए तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे वेरिएबल्स जो कि इस ऑपरेशन में एक्चुअल में काम कर रहे हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैजिक स्वॉर्ड है और ये जेट पेंडेंट है वो गारंटी से अंडरग्राउंड गया होगा स्पेशल मॉडिफिकेशन में, जिससे कि ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है सोल स्पिरिचुअल एनर्जी के फॉर्म में वेव के थ्रू और स्टोर किया जा सकता है इस जेट पेंडेंट में। और ये ऐसा पहली बार नहीं होने वाला जब ये कर रही होगी ऐसे डिमोनिक स्वॉर्ड। इसको देखकर एमसी कहने लगता है कि अगर ऐसी बात तो अगर मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूं तो पेंडेंट को जो मैजिक स्वॉर्ड है वो फिनिश खत्म फिनिश खल्लास। जिसको देखकर सिस्टम मुझे समझाते हैं, उससे क्या लगता है कि यहाँ पर अभी भी 52% सोल बची हुई है उसमें वापस, लेकिन जो सोल्स होती है वो डिवाइन कॉन्शियस की तरह नहीं होती, वो रिकवर करेंगे स्लोली। अब जबकि वो सेलेस्टियल रैंक पे है तो इसे ज्यादा से ज्यादा 100 ईयर्स तो लग ही जाएंगे रिकवर होने में। इसको देखकर एमसी उससे क्या लगता है कि क्या होगा अगर मैं वॉइस एडिटर का इस्तेमाल करूँ इसे सिमुलेट करने के लिए और मैजिक स्वॉर्ड को मैसेज भेज ताकि वॉइस जेट पेंडेंट पर वापस से आए और इसी का इस्तेमाल करके भेजूं। तो ये बात सुनने के बाद सिस्टम मुझसे क्या लगता है कि होस्ट तुम्हारे पास वाकई में बहुत ज्यादा वियर्ड तरीके के आइडियाज है। जो वॉइस एडिटर है वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियोज को भेज सकता है, ना कि इसकी सोल्स को। कुछ भी नहीं होने वाला इसके बाद। इसको देखकर एमसी क्या लगता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चलेगा बिना ट्राई किए हुए। तो होस्ट सिस्टम क्या लगता है मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करने वाले हो कार्ड। तभी एमसी हमारा भेजता है मैसेज, तो वहां से उसे रिएक्शन मिलता है तो काफी खुश होता है। यहाँ पर सिस्टम मुझसे क्या लगता है कि जो मैजिक स्वॉर्ड है वो कम से कम 10 सालों से मैसेज भेजने में लगी कंटिन्यूअसली, तो उसने कम से कम 100 ऑफ बिलियन मैसेज तो भेजकर रखे होंगे। तुम आखिरकार किस तरीके का रिएक्शन एक मैसेज से मिलेगा, तुम क्या सोचने में लगे हो। तो हमारा एमसी मुझसे कहना था तुम सही हो, अगर तुम ऐसी बात है अगर हम इस तरीके से करने ही वाले हैं तो हम एक्सट्रीम लेवल पर करने वाले हैं और तभी कुछ परचेज कर लेता है। तो सिस्टम उससे पूछने लगता है कि तुम नोवेल्स क्यों खरीद रहे हो। तो होस्ट बताने लगता है कि तुम सारे के सारे टेक्स्ट को स्कैन करने के बाद वॉइस एडिटर में डाल और इस तरीके से हर एक मैसेज पूरे के पूरे वॉल्यूम नोवेल का एक साथ जाते रहे और इसे कॉपी कर दो 9999 बार और लॉन्च कर दो एक साथ। जैसे ही एक साथ लॉन्च करता है तो हमारे एमसी की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, उसे 1824 पॉइंट मिल जाते हैं लग के क्रिएशन पॉइंट। और इतना करने के बाद वो बेच होकर वहीं पर गिर जाता है और कई सारे टेक्स्ट दिखाई देते और नोवेल्स में जो हुआ रखता है कई सारे अजीब तरीके से सपना आने में लगा होता है। और तभी अचानक से वो खड़ा होता है, चिल्लाता है कि मेरे दिमाग के साथ खेलना बंद कर और कहने लगता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर वापस कैसे आया। तो सिस्टम उसे बताने लगता है कि तुम्हारी सीनियर जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आई थी हो यू तुम कम से कम एक हफ्ते तक बेहोश पड़े हो यहाँ। ये बात सुनकर एमसी शॉक होते हैं, उससे क्या लगता है कि आखिरकार मैं इतने ज्यादा अनकॉन्शियस कैसे हो। तभी सिस्टम बताने लगता है कि जो वॉइस एडिटर है वो अपने होस्ट की
सोल का इस्तेमाल करता है वर्चुअली मैसेज सेंड करने के लिए। लेकिन एक आध दो मैसेज भेजोगे तो उसमें तुम्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। लेकिन सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि हमारा जो होस्ट है ना, उसने 9999 नोवेल को कॉपी करने के बाद कंटेंट को एक साथ भेज दिया, जिससे कि सोल पूरी की पूरी सारी की पावर खत्म हो गई कंप्लीटली। क्योंकि तुम्हारे पास ब्लड थर्स्टी यिन यांग पीरियड मौजूद था, उसकी इन्फ्लुएंस में तुम्हारी जो सोल है वो रिस्टोर्ड होगी काफी ज्यादा तेजी से। और इस वीक के दौरान वो सारे के सारे मैसेज इसी कारण से भेजती रही और तुम रिपीटेडली जनरेट करते गए, भेजते गए, जनरेट करते गए, एनर्जी को भेजते गए, और ये प्रोसेस काफी टाइम बढ़ जाए, जिसको देखकर एमसीयू से क्या लगता है तुम्हें ऐसे इंटरप्ट कर देना चाहिए था। तो सिस्टम उससे क्या लगता है कि मैं करना तो चाहता था, लेकिन मुझे एक बार पता चलेगी जो होस्ट की सोल है वो ऑटोमेटिक रिप्लेस होने में लगी हुई थी स्वॉर्ड स्पीड की सोल का इस्तेमाल करके। ये देखकर एमसी शॉक हो जाती है। इसको देखकर सिस्टम उसे बताता है नॉर्मली देखा जाए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये ह्यूमन है और जो स्वॉर्ड स्पिरिट सोल वो काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। लेकिन मुझे नहीं पता इस बारे में कि जो होस्ट है वो ये सब कर सकता। तो सिस्टम भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस था, इसलिए सिचुएशन इस तरीके से हो। इसको देखकर एमसी उससे क्या लगता है कि ये पूरी तरीके से स्कैम है, तो मुझे एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने में लगे हो, कैसा रहेगा रिजल्ट के बारे में। तो स्वॉर्ड स्पिरिट के बारे में क्या हो कि जो सीनियर सिस्टर है वो उसका मैजिक जो जेड पेंडेंट के अंदर जो मैजिक एनर्जी उसे महसूस नहीं कर पाएगी। तभी सिस्टम उससे क्या लगता है कि मैंने ऑलरेडी उस जेड पेंडेंट को सिस्टम के स्पेस में डाल दी, और जो स्वॉर्ड स्पिरिट सोल है ना उसकी वो भी पूरी तरीके से रिस्टोर हो चुकी है होस्ट के द्वारा, और ये सिस्टम स्पेस में मौजूद है। तभी एमसी क्या लगता है कि मुझे शो करो। तभी उसके हाथों में एक अजीब तरीके का लाल कलर का गोला आ जाता है, जहाँ पर वो डायलॉग मारते हुए कहने लगती है कि मैं मैजिक स्वॉर्ड स्पिरिट, मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिग ब्रदर जिया, तुमने मुझे सोल को रिस्टोर कर दिया है, तो मैं तुम्हें फेस देने के लिए तैयार। इसको देखकर एमसी शॉक होते हैं, उससे कहना लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा है, इस बंदे की परेशानी क्या है। तभी सिस्टम क्या लगता है ये शायद तुम्हारे 999 बार कॉपी करने के बाद ऐसा कारण हो रहा हो। लगता है दिमाग में कुछ कीड़ा घुस गया इसके नोवेल वाला। यहाँ पर वो कहने लगता है यंग मैन तुम्हें इतना एरोगेंट होने की जरूरत नहीं। तभी अचानक से उसका दरवाजा खोल, यहाँ पर जूनियर सिस्टर उसकी तरफ आती है और उससे क्या लगती है जूनियर तुम्हें होश आ चुका है, तुम किससे बात करने में लगे होते अभी। तो एमसी तो तुरंत छुपाते उससे क्या लगता है कि ये मैं अपने आप से बात करने में लगा होता है। सीनियर सिस्टर जाओ तुम यहाँ पर ठीक हो। यहाँ पर वो उससे क्या लगती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा समय से जंगल में क्यों बेस पड़े होते। अगर सीनियर सिस्टर ने तुम्हें वहां पर नहीं बचाया होता तो शायद जंगली जानवर तुम्हें खा चुके होते अभी। तो एमसी उससे क्या लगता है कि वहां पर कुछ हो गया था, वैसे हेडमास्टर कहाँ पर है। तभी वो कहने लगती है जो सीनियर सिस्टर है वो अटेंड करने में लगी हुई मीटिंग को, जो कि वांगजेंग सेट के स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव के कारण होने में लगा हुआ है। इसको देखकर एमसी काफी सरप्राइज होता है, क्या लगता है किस मीटिंग की बात चल रही है। तभी हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। इस बंदे का नाम जिया गे है, जो कि इनर सेक्ट डेक्कन है वांगजेंग सेट का गोल्डन कोड कल्टीवेट। यहाँ पर आकर कहने लगता है कि जो मीटिंग है वो मेनली डिस्कस करेगा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ताकि हम पता चले मीटी और आयरन माइंस के बारे में कि हम दोनों साइड के बीच में किस तरीके से बांटा, और अलायंस के बारे में हमें मैक्सिमाइज करना होगा अपने इंटरेस्ट के बारे में। और ये बंदा यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो डी स्पिरिट टूल पवेलियन या स्पिरिट टूल पवेलियन से कुनियन साइड कुछ ले सके। तुम्हारे बारे में इसके बारे में क्या थॉट्स। ये बात सुनकर ये मास्टर उससे क्या लगता है कि ये इतना काफी नहीं होगा, ये वाकई में हमारे वांगजेंग सेट के मुकाबले में काफी इंफीरियर। जिसको देखकर इस एल्डर को काफी गुस्सा आने लगती है और वो क्या लगता है ये सारे के सारे तुम्हारे एल्डर्स है, तो अपनी लैंग्वेज को ध्यान से समझो। तभी दूसरा बंदा होता है ये कहने वाला चैंग ली, सेक्ट मास्टर होता है वांगजेंग सेट नेसेंट सोल स्टेज पर। जिसको देखकर वो बंदा क्या लगता है कि फादर मैं तो बस सच्चाई कहने में लगा हुआ हूँ। मैंने अपॉइंटमेंट भी की थी एल्डर क्वी के साथ जब मैं उस क्वीन सेट के लास्ट वीक में गया। रिफाइनिंग कंपटीशन तो हमारे दो सेट में बीच में होने वाला है, उसको अब देखते क्या होगा उसका। जिसको देखकर ये एल्डर चिल्लाते उससे क्या लगता है, उससे पूछने लगता है कि हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए नहीं बैठे हैं क्या मीटर आयरन माइंस के, यहाँ पर रिफाइनिंग कंपटीशन बीच में कहाँ से आ गया। ये बात सुनकर ये बंदा कहने लगता है जो मीटर आयरन माइंस है वो मेल रिफाइनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है हर सेट के द्वारा। अब जबकि मैं हम लोग अलायंस फॉर्म करने वाले हैं तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है इसके अनुसार और अपने लेवल के अनुसार कौन रिफाइन कर सकता है बेट। उसके बाद तो हमारा इंटरेस्ट मैक्सिमाइज हो पाएगा। और इसी बात के साथ मैं इस चैप्टर को यहीं पर इस पार्ट को खत्म करना चाहूंगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर कंपटीशन की बात होने वाली है, क्या कंपटीशन होने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। चुपचाप से कर दो यार सब्सक्राइब। काफी टाइम हो गया है तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ना ही उतना सपोर्ट दिखा रहे हो। देखो व्यूज नहीं आ रहे हैं चैनल पर, आई मीन इस वाली वीडियो पर खास। चलो क्या ही कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तो कम से कम इतना कर ही सकते हो, सपोर्ट दिखाओगे यार, इतनी मेहनत करने में लगा हुआ हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सिनारा एंड साइनिंग आउट। और अपना ख्याल रखिएगा सभी के लिए, सभी लोग।